कॉकरोच में कॉक किसे बोलते हैं? मुर्गे को। क्या हम लोगों को आज प्रोटेस्ट खत्म करना है या इस्तीफा लेकर ही खत्म करना है? मुर्गा कौन होता है? जो सुबह बांग फटते ही जब सूरज की पहली रोशनी गिरती है सबसे पहले जिसकी आवाज आती है वो मुर्गा। रोच किसे कहते हैं? कीड़े को। तो कॉक मतलब रोशनी का आगाज, रोच मतलब अंधेरे का। तो जो अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने का टाइम आ गया ना, ये उनकी पार्टी है। ऑन्टोलॉजी इज अ साइंस ऑफ वर्किंग ऑन द बीइंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। कर्मों की दुनिया विष्णु की दुनिया है। लोग मैनिफेस्टेशन में कई बार बोल भी देते हैं कि सोचने से हो जाएगा क्या? सोचने से शुरू होगा। All the answers to our future lies in our past. तो आप किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनको आप गाइड करते हैं, जिसमें मैनिफेस्टेशन ने एक्चुअली वो दिया है उनको जो वो चाहते हैं, एक मिरेकल। The complete process from संकल्प से सिद्धि तक की, that is called manifestation. You're from the beauty industry और आप हेयर ड्रेसर थे। बाल जो है ना वो सुंदरता का सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट होता है, स्पेशली फॉर वुमेन। उनको हमेशा ढक के रहना ये एक त्याग है। What made you take this step? मतलब मेरा मेन पिवटल जो शिफ्ट आया था वो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से आया था। शी इज अ बिग एक्ट्रेस। को कोई फोन आया, टीयर स्टार्टेड तो रोना शुरू हो गई वो। सुनते सुनते बात करते करते क्या ब्रेक डाउन, मतलब उसका ब्रेकअप हुआ था। सडनली शी स्टार्टेड हाउलिंग ऑल मेंस आर बास्टर्ड। दैट वाज अ मोमेंट व्हेन आई रियलाइज कि दुनिया बाहर हजारों लाखों लोग इसकी वेट कर रहे हैं और ये देखो इसकी हालत। मेरी माँ पे मैं बोझ थी बहुत बड़ी। मैं अपने मम्मी पापा के रिलेशनशिप को जब मैं देखती हूँ पीछे मुड़कर, वेरी पेनफुल रिलेशनशिप। आई वॉज मैरिड एट 19, आई वॉज प्रेग्नेंट एट 20, आई वॉज अ मदर एट 21। स्टैंडिंग आउटसाइड स्टैंडर्ड नाम से शोरूम है वहाँ पे, और मैं उसको ऐसे ललचाई नजरों से, ऐसे होता नहीं गरीबी वाली नजरों से देख रही हूँ कि काश मैं खरीद पाती अपनी बेटी के लिए। एंड यू नो, एंड दैट मोमेंट रियली हिट मी हार्ड। ये बुक आई थी मेरी लाइफ में, मैजिक बुक थ्रू अ बिजनेस कोर्स। यू कैन अट्रैक्ट व्हाटएवर यू वांट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। ये सच है 100%। जिस भी कंट्री में आप रहते हो, आपने वहाँ का नोट लेना है। जैसे मैंने 100 का लिया हुआ है और उस पर जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये बुक के थ्रू बताया हुआ है कि आपने जेनजी में जो है इतना ज़्यादा आजकल डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी होते स्टूडेंट्स को, यंग अडल्ट्स को, तो वो क्या कर सकते हैं मेंटल पीस या मेंटल हेल्थ के लिए? अभी कुछ ही दिनों पहले एक 15 साल के लड़के ने पूरे देश को हिला दिया। नाम वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल शुरू होने से पहले उसने एक कागज पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, मैं इस बार 700 रन बनाऊंगा। ना कोई गारंटी, ना कोई प्रूफ, ना कोई सर्टेनिटी, बस एक विश्वास, एक जुनून, एक इमेज जो पहले उसने अपने दिमाग में बनाई और फिर दुनिया को दिखा दी। उस कागज को वो रोज देखता था, जब वो थक जाता तभी भी, जब कोई डाउट होता तभी भी, जब कोई उस पर यकीन नहीं करता था तभी भी। और फिर आया आईपीएल खत्म होते होते उस 15 साल के लड़के ने 700 से ज़्यादा रन बना दिए। अब सवाल यह है कि वो सिर्फ मेहनत थी, टैलेंट था, या उसके पीछे एक ऐसी ताकत है जिसे दुनिया आज नाम देती है मैनिफेस्टेशन। आज हर इंसान कुछ चाहता है, लेकिन लगभग हर कोई जो सबसे ज़्यादा चाहता है वो है पैसा। इतना पैसा कि लाइफ सेट हो जाए, इतना पैसा कि कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही ना करना पड़े, या फिर इतना पैसा जिसमें सपनों को कभी आपके वेट ही ना करना पड़े। पर फिर भी ऐसा होता नहीं है, लोगों की लाइफ बदलती नहीं है। क्यों? क्या उनमें टैलेंट नहीं है? क्या वो मेहनत नहीं करते? ये भी ज़रूरी नहीं है। क्या किस्मत उनके खिलाफ होती है? हो सकता है, लेकिन पूरी कहानी वो भी नहीं है। हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आपका टीडीएम मंथन में। मैं हूँ वत्सला श्रृंगी और आज के एपिसोड सिर्फ एक डिस्कशन नहीं है, ये हो सकता है कि आपकी सोच बदलने की शुरुआत हो। क्योंकि आज हम बात करने वाले एक ऐसी टेक्निक जो आपसे ना पैसा मांगती है, ना अंधविश्वास मांगती है, ना कोई पंडित, ना कोई शॉर्टकट मांगती है। सिर्फ आप, आपका मन और एक सही डायरेक्शन। सोचिए कितनी बार आपने परेशान होकर ऑनलाइन किसी ज्योतिषी को ट्राई किया होगा, किसी ऐप पर पैसे खर्च किए होंगे और आपको सिर्फ अश्योरेंसेस मिली होंगी, कोई सही रास्ता नहीं मिला होगा। बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स, आई प्रॉमिस, बिना किसी पंडित के, बिना किसी ऐप के, बिना एक भी रुपए खर्च किए आप अपनी ज़िंदगी में पैसा, गाड़ी, घर और यहाँ तक कि प्यार भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आप सही तरीका समझ गए तो। यकीन नहीं हो रहा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम आज बात करने वाले हैं वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन नहीं है और ना ही सोशल मीडिया का फेक ज्ञान है। आज के हमारे गेस्ट खुद ही इस बात का जीता जागता सबूत हैं।
उससे पहले आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब करें TDM मंथन को एंड डू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड तक देखें, जिससे आप जान सके कि वो टेक्निक क्या है. So let's welcome Miss Ashmin Munjal. She is a manifestation practitioner. She calls herself a practitioner, not a coach. So we're so glad to have you here with us. Thank you very much for having me here. Our pleasure. And I would want to start right away कि आप Queen of Makeovers से जाने जाते थे इस नाम से. Queen of Makeovers से Queen of Manifestation, ये switch कब और कैसे हुआ? मैं तब भी मैंने नहीं बनाया था, क्वीन को मीडिया ने बनाया था. मुझे याद है द फर्स्ट टाइम कौन से चैनल पे, द रेनिंग क्वीन ऑफ मेकओवर्स आश्विन मुंजाल, एंड आई वाज गिवन सम अवार्ड एट दैट टाइम आई थिंक. तो तब मैंने पहली बार सुना, सब मैंने भी 2 मिनट होते किसको बोल रहे हैं क्वीन ये. बट ठीक है, पीपल गिव योर लव गिव योर रिस्पेक्ट एंड आई थिंक यू कांट. मैं कई बार घर में भी होती हूँ, मेरे हस्बैंड है तो मैं उनको भी यही कहती हूँ कि अगर मैं रानी बनना चाहती हूँ ना, तो पहले आपको राजा बनना होगा, बिकॉज अ रानी कैन नॉट बी अ रानी until unless I have a raja. So that's what I feel. So because we both are together like as from last 30 years as a couple. So that way. So similarly आपके कहने से आप बनना चाहते हो तो आप कहीं पे दिलों की रानी बन जाओगे या कुछ बन जाओगे, ऐसा नहीं होता. It's the grace, it's a blessing that people or the higher energies are bestowing you with. कहते हैं किसी कृपा होगी तभी आपको ऐसे नाम मिल रहे होंगे, तो वरना तो सब सेम ही होते हैं. देखा जाए दुनिया में हर इंसान आपने वो इस तरह का काम भी किया होगा कि वो अपनी एक जगह एक नाम काम तो सभी करते हैं, काम भी सभी करते हैं और मेहनत भी सभी करते हैं, पर हर कोई तो राजा नहीं बनता, हर कोई तो रानी नहीं बनता. तो मतलब ये सब देखो ना, क्लास में से होते नहीं 50 बच्चे होते हैं, सभी ठीक पढ़ रहे होते हैं, बट कोई एक होता है जो IPS निकल आता है या कोई प्रधानमंत्री बन जाता है. तो आपकी नज़र में क्या अलग करते हैं वो लोग? वही जाने क्या करते हैं. आपने क्या ऐसा अलग किया था? मैं अपनी बात कर सकती हूँ, उनका तो नहीं पता मुझको, परंतु मुझे लगता है कि काम तो सभी कर रहे हैं, मेहनत तो सभी कर रहे हैं. डूइंग डोमेन में तो वी ऑल आर रियली पुटिंग आवर बेस्ट वी कैन डू, जो डूइंग कर रहे होते हैं, पर अंदर से जो हम होते हैं कई बार दैट इज़ नॉट अलाइंड विद व्हाट वी आर डूइंग. आवर इंटेंशन, आवर प्रैक्टिसेस, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं अंदर फील कर रही हूँ. बाहर से तो मैं बनना चाहती हूँ, IPS बनना चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंड आई एम डूइंग माई UPSC एग्जाम्स, आई एम डूइंग माई प्रिपरेशन, आई एम डूइंग एवरीथिंग, बट अंदर चिंता लगी हुई है, ना बनी तो ये हो गया, तो फेल हो गई तो, मतलब किसी और को देख के जलन हो रही है या जो भी अंदर हो रहा है. तो जो बाहर आपके लिए पॉजिटिव है, आप बनना चाहते हो IPS, तो रिजल्ट क्या है आपके लिए पॉजिटिव IPS. उसके लिए आप प्रैक्टिसेस भी पूरी कर रहे हो, अपनी मेहनत भी कर रहे हो, वो भी चलो आपकी प्रैक्टिस पूरी है, पर आप कुछ भी तब तक पा ही नहीं सकते हो जब तक कि आपका बीइंग और आपका डूइंग, जो आपका अंदर है और जो आपका बाहर है, ये दोनों आपस में अलाइंड नहीं होते. There is a beautiful phrase called Brahma, Vishnu, Mahesh, for example. The Mahesh is completer, and to reach Mahesh, you need to cross Brahma and Vishnu both. तो विष्णु इज द कार्मिक वर्ल्ड, जो हम कर रहे हैं, जो दिख रहा है, वो सब कर्मों की दुनिया विष्णु की दुनिया है. एंड द क्रिएटर वर्ल्ड इज ब्रह्मा, जो है पर आपको दिखेगा नहीं. जैसे मैं क्या सोच रही हूँ, क्या फील कर रही हूँ, ये आपको दिख नहीं सकता, पर ये है, कर तो रही हूँ ना इस समय. द मोस्ट आई वुड से इग्नोरेंट और oblivious पार्ट ऑफ ए ह्यूमन लाइफ इज बीइंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. वो भूल ही गया कि उसके पास एक बीइंग भी है. तो एक्शंस में या डूइंग में इतना काम, हर कोई बनना कुछ चाहता है, उससे कुछ कर रहा है, पर आप जो बनना चाहते हो, कर रहे हो, उसके लिए आपको अंदर कुछ होना भी तो पड़ेगा ना. तो दैट्स वेयर द whole picture comes into the practice of ontology. Ontology is a science of working on the being of a human being. अब आप मुझसे बातचीत कर रहे हो, है ना, शरीर दिख रहा है, आप कुछ बोलोगे दिख रहा है, पर आप इसमें क्या सोच रहे हो मुझे क्या पता. एंड सोच 2 तरह की होती है मेजरली, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव. और नेगेटिव गिव्स यू सर्टेन काइंड ऑफ रिजल्ट्स एंड पॉजिटिव गिव यू सर्टेन काइंड ऑफ रिजल्ट्स. तो सब कुछ सोच से, फीलिंग करने से, वहाँ से शुरू होता है. लोग मैनिफेस्टेशन में कई बार बोल भी देते हैं कि अच्छा सोचने से हो जाएगा, क्या सोचने से शुरू होगा. क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है कि क्या सोचने से हो जाएगा. सोचने से शुरू होगा. आप सोचोगे नहीं तो शुरू कैसे होगा, क्योंकि ब्रह्मा ही अंदर से एक्टिवेट नहीं किया आपका, तो फिर वो बाहर कैसे विष्णु या महेश के फील्ड तक कैसे जाएगा. लोग ये सब इस तरह से शायद नहीं, जो आम लोग हैं, मैं इंक्लूडिंग, इस तरह से नहीं जानते कि ब्रह्मा का ये रोल है. वो उनको एक फिगर की तरह ही देखते हैं, उनको अपने अंदर नहीं देखते कि वो एक फिगर है जो हमने पढ़ा है. गड़बड़ है ना, ये गड़बड़. तभी तो कहते हैं ना कि अगर स्पिरिचुअलिटी को भी समझना है तो पहले साइंस को ढंग से समझो.
साइंस का क्या मतलब होता है, इट हैज़ प्रूवन फैक्ट्स। अगर आपको कोई बोल दे कि भाई वीरवार को बाल नहीं धोने हैं फॉर एग्जांपल, या किसी बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेते हुए उसे ढक लो, तो यू मे से क्यों। एंड नाउ वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड राइट नाउ वेयर एवरी आंसर इज ऑन द फोन। मैं पहले तो ये कहती हूँ गूगल को आपने फॉलो करना होता होगा, अभी तो ये चैट जीपीटी जेमिनाई आ गया, अब तो वो मेहनत भी नहीं है, बातें कर सकते हो आप सीधा कि भाई क्या है, भाई आप कम से कम कोई रीज़न है दिमाग में तो पूछो तो सही ना प्रश्न। सो एवरीथिंग, ऑल द आंसर्स टू आवर फ्यूचर लाइज इन आवर पास्ट ऑलरेडी इट्स देयर, बट अगर आप ढूंढो ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु एनालॉजी कहती क्या है, बी डू हैव एनालॉजी कहती क्या है। जब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, देयर आर सर्टेन बुक्स लाइक फॉर एग्जांपल द सीक्रेट बुक है रॉन्डा बर्न की, देन मैजिक है, पावर है, these all are path breaking, like ये they are the fundamental base ground, और भी बहुत हैं पर ये भी हैं। अब इंसान बुक पढ़ रहा है, समझ रहा है, उसमें वही बातें तो लिखी हैं जो भागवत गीता में लिखी हैं। ये तो सिंपली कोट के साथ बता रही है कि भाई ये वाली चीज़, ये प्रैक्टिस यहाँ से आई है, पर मैं तुम्हें सिंपल करके समझा रही हूँ कि करनी कैसे है। सिमिलरली इसमें जब बी डू हैव की बात करते हैं, बी मतलब बीइंग, डू मतलब डूइंग, हैव मतलब हैविंग, तो हर इंसान कुछ पाना चाहता है, बीट एनी रेल्म, स्पिरिचुअल, मटेरियलिस्टिक रेल्म में होता है बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, करियर चाहिए, जो दिख रही है दुनिया, ये इसको दिखती दुनिया को हम मटेरियलिस्टिक बोलते हैं, फिजिकल रेल्म बोलते हैं, और जो नहीं दिख रही है उस रेल्म को हम सोल रेल्म बोलते हैं। एक इंसान के पास बॉडी है, माइंड है, सोल है, 3 ही रेल्म्स होते हैं। तो पहले तो समझना ज़रूरी है कि या तो विजिबल रेल्म में आप कुछ मांग रहे हो या इनविजिबल रेल्म में कुछ मांग रहे हो। और कई बार गलती ये इंसान कर देता है, विजिबल रेल्म के ट्रांजैक्शन में उसको इनविजिबल रेल्म की चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को घर चाहिए, पर वो घर क्यों चाहिए कि उसे लगता है तो खुशी मिलेगी, ऐसे ही होता है ना, खुशी मिलेगी, दिमागी शांति मिलेगी, सेटिस्फैक्शन, मुझे खुशी बताओ कैसे। बेसिक है कि अच्छा घर चाहिए, ये एक बेसिक ज़रूरत भी है इंसान की। और कुछ ये भी होता है कि हम अच्छे से रहें या बहुत अच्छे से हमारा एक सेटिंग हो। तो घर तो आपको दिख रहा है ना, तो वह विजिबल रेल्म का पार्ट हुआ। पर खुशी कैसी दिखती है आपको? खुशी की क्या शेप होती है, क्या कलर होता है? सटल है, कुछ तो शेप होगी, मतलब खुशी की कोई शेप नहीं होती है एक्चुअली में। तो खुशी विजिबल रेल्म में नहीं मिल सकती आपको कभी भी। तो इंसान जब छोटी छोटी बातों को नहीं समझा और वो बात कर रहा है मैनिफेस्टेशन की, बात कर रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मतलब आपको यही तक नहीं पता है कि आप जो बात मांग रहे हो, जो चीज़ मांग रहे हो, वांट मांग रहे हो, अगर उस भगवान सब कुछ भी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा कर देना, तब भी आप एंड तक अतृप्ति रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी वांट ही आपको क्लियर नहीं है। आप घर मांग रहे हो इनविजिबल विजिबल रेल्म के अंदर, और खुशी मांग रहे हो जो विजिबल दिखती नहीं है। आप बताओ, आप प्यार कहाँ दिखता है आपको? प्यार की क्या शेप है? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि खुशी का अच्छे घर होने से कोई कनेक्शन नहीं है, और ना ही जो प्यार आप का। फिजिकल रेल्म में मांग रहे हो, दिखते रेल्म दुनिया में मांग रहे हो, आप घर मांग रहे हो, है ना, तो घर मिलेगा आपको। पर आपने अपना इनविजिबल रेल्म जो आपका अंदर है उसको एक्टिवेट ही नहीं किया। और अब आपको जो खुशी है वो खुशी क्या है? खुशी दिखती तो नहीं ना, तो खुशी कहाँ मिलेगी? इनविजिबल रेल्म में मिलेगी। महसूस करते हैं ना उसको, अंदर है ना, जो मैं सोच रही हूँ और महसूस कर रही हूँ, ये कर तो रही हूँ, पर दिख तो नहीं रहा ना आपको। तो खुशी यहाँ होती है अंदर, सेटिस्फेक्शन कहाँ होती है? यहाँ। पीस ऑफ माइंड कहाँ होता है? यहाँ। आपको लग रहा है नौकरी मिल जाएगी तो पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, या मेरी शादी हो जाएगी तो पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। तुम अपने आप को किसी दुविधा में डाल रहे हो, क्योंकि वो अलग दुनिया है, उसको मटेरियलिस्टिक फिजिकल रेल्म बोलते हैं। ये अलग दुनिया है जिसको हम स्पिरिचुअल या अंदर का हम सोल या इनविजिबल रेल्म बोलते हैं। तो ये लिंक्ड नहीं है। इंसान घर क्यों खरीदना चाहते हैं? खुशी मिले कि शांति से रहेगा तो फिर। लिंक्ड तो ही। हाँ, तो लिंक्ड है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि ऐसा सोच के नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि दोनों को एक्टिवेट करना चाहिए। अच्छा। आप सिर्फ विजिबल रेल्म की मेहनत कर रहे हो, अंदर वाले बीइंग जो उस अंदर पे भी बैठा मेहनत है करनी। उसको तो भूल ही चुके हो ना। अच्छा। तभी इतना पैसा कमाने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि सुकून की कोई शेप नहीं होती ना। सुकून तो एक एक्सपीरियंस है, एक फीलिंग है, एक थॉट है जो अंदर चल रहा है ना। तो जो अंदर इनविजिबल है और जो बाहर विजिबल है, जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो ही आप अपनी उस प्राप्ति को अनुभव कर पाओगे जो आपको चाहिए। अब जो हमने बातें करी हैं ये I mean, जब लोग थोड़ा अपने आप को प्रैक्टिस में लाते हैं तो इजीली समझ पाते हैं कि ये कैसे काम करना है, और उस प्रैक्टिस का नाम है ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड करना किस चीज़ के लिए? जो बाहर दिख रही हैं।
तो ग्रैटिट्यूड तो हमें तभी भी बताया जाता था जब हम स्कूल में थे, है ना, और वो चीज़ें वो वर्च्यूज़ हमें स्कूल में भी बताए जाते थे, बट ग्रैटिट्यूड एक वर्केबल प्रैक्टिस है जो एक ट्रेंड भी बन गई है। ऐसा ये अभी कुछ समय पहले हुआ है। इसका आपको क्या लगता है, या लोगों को पता नहीं था, ये जो ट्रेंड बना इसलिए अब सब ग्रैटिट्यूड करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट समझना चाह रहे हैं कि अगर इसको ट्रेंड बोलोगे या आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, अगर मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है? मैंने बोला थैंक यू, दिखाई दिया? सुनाई दिया। ऑब्वियसली यू कैन नोट इट ना। मैं आपको कोई जेस्चर करूँ, मैं आपको ऐसे करूँ तो आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं ऐसे करके खड़ी रहूँ, आपको थैंक यू बोल रही हूँ, दिख रहा है तो समझो ना विजिबल रेल में। ओके, विजिबल रेल में। पर मैं अंदर से सोच रही हूँ कि मैं आज आपके लिए कितना शुक्रगुजार हूँ कि वत्सला ने, और जो मौसम है, इस मौसम में आपने देर तक वेट करी, पिछली पॉडकास्ट चल रही थी, टाइम भी ज़्यादा हो गया था, बट यू रियली टुक आउट योर एनर्जी, टाइम एंड रियली इंटरेस्ट टू हैव दिस पॉडकास्ट विद मी। तो अब आपको कुछ कहने के लिए मेरे को सोचना हुआ है ना, कि मैंने सच में सोचा है कि मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ। और एक होता है कि मैं सच में फील करती हूँ इमोशनली कि आई एम रियली थैंकफुल टू यू, कि लाइक बिकॉज एज यू ब्यूटिफुली सेड कि आप मेरे से बहुत साल पहले भी मिले थे जब हमारा सैलून था, आप मेकअप करती थी। मुझे वो लाइन भी याद है जो आपने मुझे बोली थी। अच्छा। हम बहुत देर से वेट कर रहे थे और मेरी जो फ्रेंड थी वो शी वॉज द ब्राइड, तो आपने उनको लिया क्योंकि आप बहुत उस दिन बैक टू बैक शादियाँ थी, वो नवंबर की बात है, वो रोज ही रहती थी मेरे यहाँ। और नवंबर में वो 40-50 ब्राइड होना, सहाय होते हैं बहुत ज़्यादा। और नवंबर आई थिंक 2018 या नहीं 16 की बात, 16 डीमोनेटाइजेशन का टाइम था। ओके। उसकी बात है। तो फिर हम बहुत देर से वेट कर रहे थे, फिर मेरी तो बारी ही नहीं आ रही थी, जो फ्रेंड होती है उसकी बारी तो बाद में आती है। तो बोला क्या था मैंने? फिर आपने बोला हाँ बेटा आप बहुत देर से बैठो, आपका क्या है? फिर यू टोल्ड समवन कि इनको लो। तो दैट वाज, वो लाइन बहुत स्वीट थी, हाँ बेटा आपका क्या है, जबकि आपकी उतनी कोई उम्र नहीं थी तब। नहीं, उम्र तो मेरी हमेशा से ठीक थी। मतलब यू वर ऑल्सो यंग एंड यू कुड, आप मुझे कुछ और भी बोल सकते थे, बट वो मुझे वो लाइन आज तक याद है मुझे। अच्छा, आई डोंट नो क्यों है, बट मे बी नाउ आई रियलाइज। बस थैंक गॉड आई स्पोक वेरी नाइस टू यू। नहीं, that was मैं उस समय मशहूर थी अपने ब्लंट स्वभाव के लिए, कि मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ वो मैं तब भी थी, अब भी हूँ। मतलब अगर मुझे गुस्सा आएगा तो आएगा, अगर मुझे प्यार आएगा तो आएगा। तो मैं वही वो सवाल ना एक्चुअली वही का वही रह गया कि आपने ये मेकओवर से मैनिफेस्टेशन का स्विच कैसे घूमा? ये नहीं, मैंने नहीं किया, अपने आप ही घूमा। लाइक जब, बट आपने नोटिस तो किया कि कब हुआ और कैसे हुआ? क्योंकि मुझे एक तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल कि खूब मज़े आए इस फील्ड के अंदर। मतलब हमने खूब, मुझे काउंट भी नहीं याद कि कितनी सैकड़ों हज़ारों लाखों, मुझे काउंट याद नहीं अब इस समय, पर ये मुझे याद है कि सुबह उठते थे 6 बजे, काम करना शुरू करते थे मेकअप्स का। क्योंकि सुबह 6 बजे कैसे, क्योंकि कई लोगों की सुबह शादियाँ होती हैं, सरदारों में सुबह शादियाँ होती हैं, बनियाज के अंदर रोकना, गोट टीका का फंक्शन सुबह का होता है, तो अगर उनको 10 बजे पहुँचना है कहीं पे तो आना ही पड़ेगा 7-8 बजे उनको। तो वो सुबह नाइट सूट में शुरू करते थे, या मैं तो नहा के आ जाती थी क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, और रात के 10-11 बजे तक नॉन स्टॉप सिर्फ मेकअप ही करते रहते थे पूरा दिन। तो इतना काम किया, मतलब टाइम का भी अंदाज़ा नहीं रहता था, खाया नहीं खाया इसका भी अंदाज़ा नहीं रहता था, बट ये है कि काम करना है और बढ़िया काम करना है। कोशिश ये रहती थी कि जो क्लाइंट का सपना है, जो वो बनना चाहती है, कोशिश करें कि उसको वो मिल जाए, जो भी लुक है उसकी। तो इस बारे में बहुत थैंकफुलनेस है कि खूब काम कराने वाले ने और खूब पाया भी, उसकी वजह से नाम, शोहरत, इज़्ज़त, पैसा सब मिला, बहुत मिला। और एक टाइम आया जब पता चला कि भाई बाहरी सुंदरता ज़रूरी है, अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, ग्लैमर इंडस्ट्री में भी, बॉलीवुड, फैशन वर्ल्ड, सबके साथ मौका मिला होने के लिए, और उनको देख के ज़्यादा समझ आया कि भाई इतना फेम, नेम, पैसा होने के बावजूद भी अंदर से कितने दुखी हैं ये। कोई कभी एक्सपीरियंस होता है कि अंदर से ये भी परेशानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे एग्जांपल्स आपने देखे खुद? हाँ, जब तुम मेकअप आर्टिस्ट हो, कितने क्लोज, एक डेंटिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट सबसे क्लोज होता है इंसान के क्योंकि हम उसके मुंह के पास हैं यहाँ पे, और कितना आप रेगुलरली काम कर रहे होते हो तो पता चलता है यार। मतलब क्योंकि बंदा बातें कर रहा है, अपने लेफ्ट हैंड लोगों से बातें कर रहा है। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट, मैं हेयर ड्रेसर भी थी, तो बालों को भी करते रहना, तो काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स थे मेरे। मैं आई स्टार्टेड रादर माई करियर एज अ हेयर ड्रेसर। आप खुश थे? मैं तो खुशी थी, पर उनकी खुशी, उनका जो देखकर समझ आ गया कि भैया जैसे ये गुस्से में आ जाते हैं, या दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं ना, कोई चिंता, जलन हो जाती है, घबराहट हो जाती है। किसी और की मूवी हिट हो गई, इनको घबराहट हो जाती थी कि भाई उसका ज़्यादा हिट हो रही है। कोई एक स्टोरी एग्जाम्पल बता सकते हैं किसी का
बिना अगर आप सभी नाम तो मैं ऑब्वियसली नहीं लूंगी पिटना नाम तो उनका क्या नाम लेना है, तो हर इंसान की फितरत कोई भी होती एक है। famous, आप जर्नलिस्ट हैं फॉर celebrity, एग्जांपल, हाँ, तो आपकी कोई स्टोरी आपने कंपाइल करी है, कोई कॉलम और किसी और न्यूज़पेपर में या किसी और जर्नलिस्ट का कॉलम सुपर हिट हो गया, जर्नलिस्ट तो जाने ही जाते अपनी इनसिक्योरिटी के लिए। तो ये आपका थोड़ी ना, तो इंसानी फितरत है ये हर। और मेरे को ये समझ आ गया था, जितना मर्जी पैसा हो जाए तुम्हारा लालच कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जितने मर्जी पैसा फेम नेम मिल जाए तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं, तुम्हारी जलन, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा डर। जैसे आई वॉज वर्किंग विद दिस लेडी, मतलब मेरा मेन पिवटल जो शिफ्ट आया था वो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से आया था इन दिल्ली। यहाँ पे नेहरू प्लेस में एक होटल है, इरोस, हाँ वही है। तो वह होटल वहाँ पे था वो शूट ना, और उस वो शी इज़ अ बिग एक्ट्रेस एंड अभी भी टॉप पे ही है वो, काफ़ी बिग एक्ट्रेस है। तब इंडिया में उनका नया नया करियर शुरू हो रहा था, मतलब थी शी वॉज फेमस, बट अभी मतलब इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री में ठीक था उनका करियर, स्टार्टिंग फेज में था। और मेकअप कर रहे थे हम उनका, क्यों, क्योंकि कोई सी प्रीमियर में जाना था उनको, या कोई ओपनिंग भी थी किसी शोरूम की, तो उसमें भी जाना था। एंड शी वाज ड्रेस्ड अप वेल एंड आई वाज डूइंग माय फाइनल, जो भी काम कर रही होंगी मैं। अचानक उनको कोई फ़ोन आया एंड स्टार्ट उसके ऐसे टीयर स्टार्टेड रोलिंग डाउन, उसके रोना शुरू हो गई वो। सुनते सुनते बात करते करते क्या ब्रेक डाउन, मतलब उसका ब्रेकअप हुआ था किसी और के साथ, उसका कुछ चल रहा था उस समय जो ब्रेकअप हो गया था। एंड सडनली शी स्टार्टेड हाउलिंग, ऑल मेंस आर बास्टर्ड, ये गुस्से में आ गई, फ़ोन फेंका, क्योंकि उसको लगा धोखा हुआ है उसके साथ या जो भी हुआ है। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड दैट वाज अ मोमेंट व्हेन आई रियलाइज कि दुनिया बाहर हज़ारों लाखों लोग इसकी वेट कर रहे हैं कि बाहर आएगी द क्वीन, एंड यू नो द वे द क्वीन ऑफ हार्ट्स, एंड इतने इसके दीवाने हैं, और ये देखो इसकी हालत, ये रोई अंदर, देखो इसकी हालत क्या है इसकी। मतलब एंड में तो आप ह्यूमन बीइंग तो है ही ना। दैट्स व्हाट आई रियलाइज कि आप जितने मर्जी फेमस हो जाओ, जितने मर्जी पैसा कमा लो, पावरफुल हो जाओ, एट द एंड यू आर द सेम ह्यूमन बीइंग। And this journey of success or journey of whatever ladder you are walking on has no peak. इसका कोई अंत ही नहीं है। आप जितना भी चलते जाओ, इस लालच का अंत नहीं है, इस होड़ का अंत नहीं है। तो उस समय मैं भी ऑब्वियसली होड़ में ही थी, क्योंकि आई वॉज अ मेकअप आर्टिस्ट, और मेरी इतनी ब्रांचेस, पहले एक पार्लर था मेरा शोक विहार में, फिर दूसरा खुला, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 10वां, 12वां, 18वां खुलते ही जा रहे थे मेरे। आई हैड अ चेन ऑफ सैलून्स। सक्सेस, वो भी तो सक्सेस, बट इट हैज नो एंड। But लोग वेट जिंदगी भर यही कोशिश करते हैं कि हमें सक्सेस मिले, तो वो भी तो सही है ना। सक्सेस तो बोल रही हूँ आपको कि आप फॉर्चुनेट कि मेरे को मिलने के बाद ये रियलाइज हुआ। मैं तो सबको कहती हूँ सब करो काम, अपने सपने पूरे करो, अपनी पूरी जो इच्छा है पूरी करो, एंड में समझ आएगा तुमको क्योंकि जब आप देखो, अगर मैं आपको बोलूँ सब मिथ्या है तो भाषणबाजी हुई ना, पर आपने सच में उस पीक पे खड़े हो आप, और आपको खुद से रियलाइज हो रहा है कि भैया मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, और ये तो मुझसे भी ऊपर खड़ी है अपनी फील्ड के अंदर, और ये यहाँ तक पहुँच गई है, और उसके बावजूद इसको ये इनसिक्योरिटी और दुख और ये प्रॉब्लम्स हैं। तो यानी कि वो रियलाइजेशन जब आप खुद से करते हो ना, तो वो आपकी खुद की लर्निंग होती है। किसी बाहर वाले की मैं जो मर्जी बोलूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं कभी देती है भाषणबाजी, क्यों दूँ? पहले सक्सेसफुल होके दिखाओ मुझे पहले तुम पैसा कमाओ, पहले सक्सेसफुल हो, पहले नेम, फेम, इज्जत, पॉपुलैरिटी कमाओ, उसके बाद सोचना कि तुमने किस तरफ मुड़ना है। आई थिंक और वो चीज़ें आपको सही टाइम पे सही रिजल्ट दे, इसके लिए अंदर की रोशनी बनाए रखना। कई बार लोग, जैसे आपने बोला आपकी कम एज थी, एज तो मेरी ठीक ठाक ही है, मेरे बच्चे नानी दादी वाली उम्र है मेरी, तो मतलब ऐसा नहीं लगता नहीं है, हाँ तो ठीक ही है भाई, कृपा और क्या बोलूँगी, इसमें कृपा ही है। तो पर उस समय मुझे कई लोगों को लगता है कि अरे बहुत जल्दी तुमने ये सब कुछ कर लिया, या कई लोग, मेरी मदर इन लॉ बोलती है, शी इज़ ऑब्वियसली वेरी एल्डर टू मी, एंड अभी जो मेरा नितनेम होता है मॉर्निंग में, अमृत वेला होता है जो हम करते हैं एज एन अमृतधारी, तो कहते हैं तुम पे तो कृपा ये हो जाते हो। मैंने कहा हर इंसान जो इस धरती पे आया है वो बाहरी दुनिया, विजिबल रेल्म और अपनी स्पिरिचुअल रेल्म, दोनों का आनंद लेने के लिए आया है। ये हो ही नहीं सकता कि आप स्पिरिचुअल रेल्म में एंटर कर जाओ, बाहरी दुनिया में आपने कुछ किया ही ना हो। वो रेयर है कि वो फिर एक अलग ही कोई होगा, नहीं हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सब ड्रामेबाज हैं टोटल, सब के सब पाखंडी हैं, आपको मैं बता रही हूँ। अगर आपने बाहरी, देखिए समझो, अब इस जन्म में मैं पिछले जन्म के अपने कार्मिक सर्कल्स लेके आई हूँ, संस्कार लेके आई हूँ, अपने जो भी लेखे जोखे भाग्यों के लेके आई हूँ, पक्का वो तो लाई होंगी, परंतु इस जन्म में मुझे जो अभी कर्म करने वो तो करने ही है ना। आप वो जैसे आप
स्कूल में आए हो, किसी और स्कूल से आप वहाँ पे माइग्रेट हुए हो फॉर एग्जांपल, पर इस स्कूल की पढ़ाई करके तो आप एग्ज़ाम दे के बाहर आओगे ना, अदरवाइज आपको पिछले स्कूल की डिग्री के हिसाब से स्कूल डिग्री थोड़ा दे देगा। इस स्कूल की पढ़ाई तो आप करोगे ही, वैसे ही हमारा लाइफ है, लाइफ स्कूल चलता है। एनीवेज, जो बंदा बाहरी दुनिया में फॉर एग्जांपल किसी का बहुत इच्छा है कि वो घर खरीदे फॉर एग्जांपल, या कोई कार खरीदे, या कोई जो भी उसकी मटेरियलिस्टिक इच्छा होती है, जो इंसान अपने लिए घर नहीं बना पा रहा या अपने लिए घर नहीं कमा पा रहा, जो इंसान अपने लिए घर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब घर जो नहीं पा रहा वो भगवान को क्या खाक पाएगा? हो ही नहीं सकता। मतलब एक लेवल ऑफ फुलफिलमेंट होना चाहिए आपके मटेरियल लाइफ में, आपको तब आप लेवल ऑफ जाके भगवान नॉलेज, को आपकी मानेंगे। लेवल ऑफ लर्निंग होनी चाहिए। अगर आपने जो भी फॉर्मूला समझे, देखो इच्छा पे डिपेंड करता है ना, आपकी इच्छा है कि मेरे को घर चाहिए, फिर भी आप पूरी नहीं कर पा रहे, अब उसके बाद आप कहो कि मैं तो योगी बन गया, मैंने सब कुछ त्याग दिया, अब तो मैं तपस्वी बन गया, दिस इज कॉल्ड एस्केपिज्म। क्योंकि आप हो निठल्ले, आप हो निकम्मे, आप ये काम कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो। आप सिंपल सी बात होती है, आप सीख नहीं रहे हो। जिंदगी जो आपको भगवान तक पहुंचा सकती है, जो भी वो साइंस है, जो भी वो प्रक्रिया है, तो वो क्या आपको आपके लाइफ पार्टनर तक नहीं पहुंचा सकती? क्या वो आपको रिश्तों की दुनिया में रोशनी नहीं ला सकती है, वो घर नहीं ला सकती है, पैसे नहीं ला सकती? तो जो बाहर दिखती दुनिया है, ये हमारा असली प्ले ग्राउंड होता है, ये हमारी असली प्रैक्टिस ग्राउंड होता है। इस पर प्रैक्टिस करते करते जब हम अब मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इंस्पायर्ड एक्शन, ग्रैटिट्यूड, जो भी हम यूज़ करेंगे, अगर मैंने इस दुनिया में अपनी इच्छाओं को सिद्ध करना सीख लिया, तो ही मैं उस इनविजिबल रेल्म में, क्योंकि वहाँ पर तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप ठीक प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वो तो इनविजिबल रेल्म है। परमात्मा का मिलेगा इनविजिबल रेल्म में, मोक्ष का मिलेगा इनविजिबल रेल्म में, वो अंदर स्पिरिचुअल रेल्म कहते हैं। तभी आप स्पिरिचुअल रेल्म में सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, और अपनी दिशा के अंदर प्राप्त करने, जैसे आज मुझे पता है कि मैं इन स्पिरिचुअल रेल्म के अंदर बहुत नीचे हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बाहरी दुनिया में बोलती हूँ मुझे 1 करोड़ कमाना है, तो मुझे पता तो होता है कि सब मेरे हाथ में तो सिर्फ 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, और मेरी इच्छा है 1 करोड़ कमाना, और मुझे पता ही नहीं 1 करोड़ कैसे कमाना है। तो मैं 1 करोड़ कमाना पहले सीखूंगी ना कि कैसे कमाना है, उसके लिए मुझे जो रूल्स सीखने पड़ेंगे। पर बाहरी दुनिया में जब मैंने 1 करोड़ कमा लिया, तो मेरे अंदर वर्दीनेस बोलेगा, यस यू हैव डन इट, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ वर्दीनेस। तो वो कहेगा हाँ तूने अपने बल पे अपने आप सीख के काम किया है। ओके ना, बाहरी दुनिया में जो मैं रिजल्ट कॉज कर रही हूँ, वही मेरी वर्दीनेस को पावर दे रहा है, और वही वर्दीनेस मेरे आत्म साक्षात्कार की दुनिया में, स्पिरिचुअल रेल में मुझे पावर देगी। तो मुझे पता है इस समय कि अगर सपोज परमात्मा बैठा 1 करोड़ मेरी एनर्जी के ऊपर, मैं अगर इतनी ताकत या एनर्जी कमाऊँ तो वहाँ तक पहुँचूंगी। अभी मैं 100 या 200 पे ही हूँ। अभी 1 करोड़ तक पहुँचने के लिए जो मेहनत होगी सो होगी। मेहनत मतलब जो भी मेरी सरेंडरिंग होगी, जो भी मेरी ग्रैटिट्यूड होगा, जो भी मेरा वगैरह वगैरह, देयर आर सो मेनी। तो उस इंसिडेंट के बाद एकदम से आपने ये रुख बदला या फिर क्या हुआ? नहीं, उसके बाद ये समझ आ गया कि भैया अंदर तो सबके कालक है, अंदर अंधेरा है, अंदर तो सबकी कोई ना कुछ मतलब नेगेटिविटीज़ हैं। तो भाई बाहरी दुनिया में भी मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को बाल काटने या मेकअप करना, मुझे तो अपना मेकअप करना भी नहीं आता था पहले। मेकअप जब मेरी शादी हुई थी मुझे नहीं आता था, तो बिकॉज आई वॉज फ्रॉम द स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, मैंने आई वॉज इन एनसीसी। अच्छा। जैसे मैं बचपन में स्काउट एंड गाइड कैंप्स में मतलब उसमें थी, और फिर एनसीसी में आई वाज इनटू एयर विंग में आई वाज जूनियर कॉर्पोरल। तो हमारा स्टाइल ही ये होता था, सारा टाइम तो मार्चिंग में या ग्राउंड में पाए जाते थे। कभी सोलन कैंपिंग कर रहे हैं, कभी आरडी कैंपिंग कर रहे हैं, तो धरती मतलब ऐसे ही लोग थे हम सारा टाइम। दिल्ली में पढ़े हैं ना? हाँ, मैं तो दिल्ली के पढ़े थे, मैं आरडीपीएस से हूँ, पर स्कूल मतलब कॉलेज वगैरह दिल्ली, स्कूल कॉलेज सारा दिल्ली का ही है, एनसीसी भी दिल्ली में ही है। तो पर मेरे को मतलब आई वाज मोर इनटू स्पोर्ट्स, एंड मेरे मम्मी पापा दोनों दिल्ली पुलिस में थे, तो मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा था इंक्लिनेशन उसी तरफ ना। बट आई गॉट मैरिड एंड दैट टाइम मुझे नहीं मेकअप वगैरह करना आता था इतना। आई तो न्यू। आप इतनी जल्दी शादी करने की क्या? मेरी माँ पे मैं बोझ थी बहुत बड़ी। नहीं, दोनों पुलिस में है ये, उसके बावजूद मतलब वो दोनों वर्क एक ऐसे पुलिस फोर्स में है। हाँ, मम्मी मेरी इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस है। मैं शिवाज थाने के एसएचओ रही हूँ। ये कौन से सन की बात होगी? मेरी 96 में शादी हुई, उससे पहले, उसके बाद भी मेरी शादी हो गई, उसके बाद भी मम्मी तो एसएचओ ही थी। तो मम्मी हैज बीन अ पुलिस इंस्पेक्टर इन डाउरी सेल, इन एयरपोर्ट अथॉरिटीज, इन पीतमपुरा थाना, इन सो मेनी प्लेसेस, इन स्पेशली शी वाज एसएचओ ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी। जो प्रतिमा पाटिल जी हमारी प्रेसिडेंट रही हैं, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी हेड थी वो। ये मेरी मम्मी है।
ओके। और मेरे पापा जो थे वो पहले इंस्पेक्टर थे, फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। ACP। हाँ। तो घर में अब लोगों को लगता है मतलब तो आपको पुलिस में नहीं जाना था? इसीलिए उन्होंने कभी पुलिस का मतलब ही नहीं। और स्पोर्ट्स भी आगे परसू नहीं करना था? फिर नहीं, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो शादी हो गई इसलिए घर, मतलब 19 की उम्र में शादी हो गई ना मेरी। तो इतनी जल्दी अभी भी नहीं समझी मैं शादी का रीजन, आपने खुद से हाँ करी? नहीं, मेरी मम्मी थी घर की कमांडर। तो आपने अपनी मतलब कैसे हाँ कैसे फर्स्ट ईयर कॉलेज के अंदर। हाँ। तो नहीं, मम्मी जो बोल देती थी घर में वही होता था। बट अभी तो बच्चा पढ़ रहा है ना। पर मैं किसी काम की नहीं हूँ ना। तो कॉलेज में है ना। तो पर मैं कुछ कर नहीं सकती ना। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं निठल्ली निकम्मी हूँ। आई एम श्योर अब वो आपको देखते तो नहीं, वो है नहीं ना, वो चली गई। पर तब तक तो देखा ही होगा आपका सब। हाँ, मतलब जो भी मम्मी को ऐसा लगता था कि एक्चुअली मेरे मुंह पे ना पिंपल्स थे बहुत सारे, क्योंकि मैं स्विमिंग में भी थी, स्पोर्ट्स में भी थी, वो हर समय ग्राउंड में रहना। तो जो भी वजह हार्मोनल चेंजेस होंगे या क्या, मुंह पे पिंपल आ गए, तो लोगों ने बोल दिया हाँ कितनी बदसूरत हो गई ये, इसकी शक्ल कैसी हो गई। ऊपर से मेरी उंगली कट गई थी एक बार यहाँ, ये मेरी उंगली कट गई हाथ में। हाँ, तो उंगली कट गई, तुमको लगे ये एंगेजमेंट रिंग यहाँ डलती है ना, तो मुझे डर लगता था अगर ये उंगली देख ली लड़के ने और वो भाग गया, तो मेरे को ना कई बार ऐसे डर भी लगता है, चेयर पे बैठा हुआ है, उंगली रिंग डाल रहा है और डर के भाग गया कि इसकी तो उंगली कटी हुई है। तो मम्मी को डर लगने लग गया था कि इसकी उंगली कटी हुई है, इसके मुंह पे पिंपल्स आ गए, इसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो ये सुंदर नहीं है वगैरह वगैरह। तो दुनिया ने कुछ बोल दिया होगा, बेचारी माँ भी क्या करे ना। तो और ऊपर से पुलिसियों की बेटी है, उस आपको लग रहा है ऑनर है, ये ऑनर नहीं है। और पुलिसियों की बेटी कोई नॉर्मल चीज नहीं होती है, खतरनाक चीज है, जिसकी माँ भी पुलिस में है, पापा भी पुलिस में है। तो वो खुद इतना मतलब करियर में इतना अच्छे से ग्रो करें, तो और मतलब आपने इतनी जल्दी शादी कर लिया, तो एक्चुअली वो दोनों खुद ही बेचारे आपस में परेशान थे। टू बी वेरी ट्रू, वो दोनों आपस में शादी नहीं करना चाहते थे, पर शादी हो गई तो उनका पूरा जीवन आपस में लड़ाई झगड़े में बीता। तो वो आपस में बहुत लड़ते थे दोनों। तो वो क्यों थे इकट्ठे, क्योंकि इसलिए कि बच्चे सेटल हो जाए हमारे, क्योंकि हम 3 पैदा हो चुके थे तब तक। तो हमें सेटल करने के चक्कर में उन्होंने एक दूसरे को भी सहा इतने सालों तक। उस जमाने में तो सहते ही थे सब लोग, कोई अलग नहीं होता था उस जमाने में। तो दे हैड गुड पेशेंस, जो भी था। तो लड़ाई झगड़े पेशेंस वगैरह रखते रखाते उनको लगा पहले सबसे पहले तो इस मुसीबत को सिर से उतारो। तो आप सबसे बड़ी थी? हाँ, आई वॉज द एल्डेस्ट एंड माई 2 यंगर ब्रदर्स। तो जो भी था, और मतलब उनको लगा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, पर हाँ लड़के बड़े चक्कर मारते थे मेरे घर के, ये भी बड़ा चक्कर था। तो अच्छा। जैसे वो होते ना गली के या मोहल्ले के या स्कूल के, तो लड़के चक्कर बड़े मारते थे। उनको नहीं लगता था मैं सुंदर हूँ मम्मी को, पर उनको लगता था शायद। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो भी था नहीं था, तो उन्हें ये लगा कि लड़की जवान हो रही है, इसका निपटारा करो। और किसी पंडित ने बोल भी दिया उस टाइम पे कि भाई अगर अभी शादी नहीं करोगे ना, 25 से पहले योग नहीं है। तो 25 वॉज वेरी फार, मैं 19 की थी उस समय। हाँ, फिर भी उस समय के लिए भी काफ़ी यंग है फॉर मैरिज। हाँ, पर जो रिश्ता पहला रिश्ता उनको समझ आया, मतलब वो पहला ही रिश्ता था, फर्स्ट जो भी था वो, और उसी में उन्होंने लड़कों की तरफ जैसे हाँ हुई, इन्होंने हाँ कर दी। तो बस वो अच्छा, हाँ तो उनको ये नहीं लगा कि आप आगे मतलब कोई करियर पिक करोगे या नहीं करेंगी, या उनका अच्छा लड़का अच्छा घर इज मोस्ट प्रायोरिटी। एंड यू अग्रीड? मेरे एग्री ना करने से क्या होता, मम्मी हमारे घर में पुलिस थी। अच्छा। तो यू व्हाटएवर यू डू, आई रिमेम्बर लाइक हमें झूठ बोल के लेके गई थी मम्मी। झूठ अच्छा। मतलब मैं तो नॉर्मल स्पोर्ट्स में थी, कॉलेज भी जाती थी तो स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहती थी। तो मम्मी ने बोला वो नया सूट सिलवाया है ना, हाँ आज हम गुरुद्वारे जाएंगे तो वो सूट पहन ले। कोई सूट सिलवाया होगा उस टाइम पे, तो सूट पहनते ही नहीं थे, बहुत रेयर सूट पहनना होता था। मैं बड़ी खुश कि नया सूट सिलवाया मम्मी ने, जो पहन लिया। हम गुरुद्वारे गए, नानक पे गुरुद्वारे, तो गुरुद्वारे कभी कभार चले जाते थे, मम्मी ले आती थी, तो चले गए हम फैमिली के साथ। वहाँ पे गए, सरोवर के आसपास कोई वो जगह है, तो अचानक एक फैमिली आई, बातें करने लग गई। तो मैंने को लगा मम्मी की जानकार होगी, हम बैठे थे वहाँ पे, खड़े थे, तो मम्मी ने कहा बैठ जाओ। हम सरोवर के किनारे जाके बैठ गई मैं, मतलब साइड में जगह है, तो बैठ गए। तो वो फैमिली भी बैठ गई। तो मैंने कहा बहुत ही क्लोज है, जो बरसाती बैठ गए आकर। तो अब थोड़ी बार मेरे को समझ आया कि ये सब लोग तो मुझे ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, तो मतलब कि अलग नज़र से देख रहे हैं। और फिर एक लड़का आया, वो भी बैठ गया। तो मैंने कहा ये बच्चा कौन है? वो उस समय लिटरली मेरा बच्चे मतलब बहुत यंग थे मेरे हस्बैंड। बाद में कितने फ्रेंड्स ने बोला किस बच्चे से शादी कर ली है तूने? वो बहुत ही यंग, मतलब मैं थोड़ी लंबी चौड़ी हूँ शुरू से ना। ही लुक्ड यंग, मतलब मैं तो जैसे दिखती हूँ वैसे दिखती हूँ, पर वो आमिर खान टाइप की फिगर है उनकी। तो आमिर खान जैसे उस जब मैं क़यामत से क़यामत तक आई थी ना, तो वो चॉकलेट बॉय है।
तो तब चॉकलेट बॉय थे, अब तो मैंने उनको रगड़ बना दिया थोड़ा तो मतलब कि वो बैठे तो मुझे लगा बच्चा होगा किसी का, बात बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद बोला कि आप दोनों बच्चे बातें कर लो। फिर मुझे लगा कि जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि सेम एज बच्चे बोर हो रहे होंगे, बातें कर लो, हम बातें करने लग गए। तो तब तक समझ नहीं आया यहाँ पे खिचड़ी क्या पक रही है तो एंड में समझ, जब हम घर आ गए, अच्छा तब तक मुझे समझ नहीं आया क्या खिचड़ी पक रही है। तो हो गया बातचीत हो गई, हम दोनों जो बातें करनी थी कर ली। मैं तो इंटेंशनल नहीं थी, वो इंटेंशनल थे, तो उनको तो पता था वो क्यों आए हैं। मुझे तो बुद्धू बना के लेके गए थे मम्मी। तो घर आकर मम्मी ने बोला, घर आके भी कुछ नहीं बोला, उस दिन नहीं बोला था। 3 दिन बाद, मतलब वो संडे की बात थी, बुधवार को लड़कों की तरफ से हाँ हो गई। अब ये सोचो हाँ हो गई, हमें पता भी नहीं चला हमारी हाँ हो गई है तो उन्होंने बोला कि रिश्ता पक्का हो गया, अब रोका करना है। तो मेरे घर में बवाल मचा, एक्चुअल बवाल। तब तक हमें यही लग रहा था कुछ तो हुआ है, पर समझ नहीं आया क्या हुआ है। तो बवाल ये मचा कि उन्होंने कहा अगले संडे को रोका है। तो मेरे भाई ने सबसे पहले, तो मेरे 1 साल छोटा है वो, उसने सबसे पहले बवाल मचाया, ये क्या मतलब हुआ, ये पढ़ रही है इसको अभी कॉलेज के अंदर, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये वो। फिर उसकी जो पिटाई हुई उसको सेक के तो मम्मी पीट देती थी तो उसकी जब पिटाई हुई तो मैंने कहा भाई अगर ये पिट गया तो मेरी क्या हालत होगी तो मैंने कहा और तो कोई समझ नहीं आ रहा क्या इसमें से, बिकॉज अब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा अगर हमारा रोका होने वाला है तो मुझे लड़के से मिलना है एटलीस्ट। मम्मी कहती 1 दिन है तुम्हारे पास, मिल लो तो अगले दिन उनको फिर से बुलाया गया नानक प्याऊ गुरुद्वारे के अंदर की, लड़की कह रही है मिल लो। मतलब ये भी बहुत बड़ी बात थी। अभी हम नए जमाने के लोग थे सारे के सारे। आई वाज अ कोएड स्टूडेंट, आई वाज द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल। और ये 90s की बात है ना। हाँ, अरे यार अभी की बात ही है पर मम्मी का जो दबाव था ना घर में, और इसमें फादर का कोई वो नहीं, पापा जो मम्मी कहे वो ठीक है। पापा को ये लगता है कि मम्मी जो कह रही होंगी बुरा थोड़ा ना कर रही होंगी, बेटे आपका भला ही चाहती होंगी। मतलब आप फिर उन भाई की हालत देख के आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाए? कोई भी नहीं कर, पापा नहीं कर सकते तो हम क्या चीज़ है तो जो भी था, फिर मैंने कहा, मेरे को लगा वे आउट निकालती हूँ कि भाई लड़का बहुत पतला है या लड़का बहुत चॉकलेट बॉय है, मैं कुछ ऐसा मम्मी के कान में डाल दूँ तो सही ना। एक्चुअली मेरी चॉइस ये लगती, मेरा ड्रीम बॉय था अक्षय कुमार। मतलब मैंने पूरी जिंदगी उस टाइप, हाँ डाई हार्ड, मतलब वैसी पर्सनालिटी, लंबा चौड़ा हैंडसम, ब्लैक बेल्ट, जो भी मतलब मस्कुलर होता है ना वो बंदा जो होता है, लीन है पर फिट है, लंबा चौड़ा। तो मतलब उस जमाने में यही तो चलते थे, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, ये वाले बिल्ड चल रहे थे। अक्षय का तो बहुत पिक कर रहा था उस समय। तो जो भी था नहीं था, मैंने मम्मी को बोला भी हुआ था कि भाई मैं कम से कम 6 फुट का लड़का तो होना चाहिए, मेरी हाइट भी ठीक ठाक थी ना। तो कभी ऐसी बातचीत हुई थी और उनकी हाइट कम थी मेरे हस्बैंड की, काफ़ी 5'9" थी, तो चॉकलेट बॉय थे। तो मैंने कहा इसी पॉइंट पर मम्मी को थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मतलब मैं पूरी साम दाम दंड बेस सब लगा दिए मैंने उस समय। मतलब मम्मी टस से मस्त नहीं हुई। मम्मी ने जो मैं मम्मी है कहते शादी के बाद सब मोटे हो जाते हैं, तो सब लंबे हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी में लंबे कैसे हो जाते हैं मम्मी सब ठीक हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अब मम्मी को बुद्धू नहीं बना सकते हो। तो एनीवेज फिर जो होना, कहते हैं ना सम थिंग्स आर डेस्टिन्ड। और मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि अब मम्मी हो चुकी हैं, अब तो वो मतलब फिक्सेटेड है। अब रोका भी हो गया मेरा, 1 हफ्ते के अंदर हो गया था। और रोके के बाद डेट भी निकल आई, आई थिंक 1-1.5 महीने में डेट भी आ गई थी शादी की। तो मुझे समझ आ गया, फिर हम लोगों ने मिलना जुलना शुरू किया। तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि देख अब तो जो जीवन है यही है, अब तुझे बनाना है कि तू इसमें से चाहती क्या है, ये बता क्या। मैं नंबर 1 हैंडसम हस्बैंड, मतलब नंबर 1, नंबर 2 मतलब कि वी आर वेरी वेरी फ्रेंडली कपल टुगेदर। एंड मैंने मुझको याद, मैंने प्रॉपर इस बारे में सोचा था, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के रिलेशनशिप को जब मैं देखती हूँ पीछे मुड़कर, अपने जो भी 19 साल से मैंने देखा होगा, वेरी 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 पेनफुल रिलेशनशिप दैट दे बोथ लिव्ड। मोस्टली बच्चे ना उसी ट्रॉमा के अंदर अपने आप फ्यूचर भी ख़राब कर लेते हैं कि माँ बाप का रिलेशनशिप ऐसा रहा तो है ना आगे क्या। बट आई हैव बिन फॉर्चुनेट कि कुछ समझ ऐसा आ गया था कि भैया इनकी हिम्मत है दोनों की कि इन्होंने इतने साल तक निभाया आपस में एक दूसरे को, और हमारी वजह से निभाया है। तो नंबर 1 आई एम वेरी थैंकफुल, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों ने हमारे को बेस्ट ऑफ पढ़ाई लिखाई दी, बहुत अच्छे। मतलब माई फादर एंड मदर बोथ वेज, कभी ऐसा नहीं मुझे फील नहीं हुआ जीवन में कि मैं लड़की हूँ या मेरा भाई है उसको कुछ अलग मिल रहा है मुझे अलग मिल रहा है। नहीं, जितना पिटाई वो खाता था उतनी मैं खाती थी। तो आई मीन दोनों को सेम मिलता था ये मेजर है बस दोनों जो पढ़ाई लिखाई है, खाना पीना है, घूमना फिरना है, शॉपिंग है, जो सब सेम होता था हमारा। तो मतलब मैं कई बार सुनती थी ना लड़कियों को कम ज़्यादा कुछ होता है, फ्रीडम में भी कम ज़्यादा होता है, नहीं मतलब फ्रीडम भी इक्वल थी हमारी सबकी। तो दैट वे आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर एंड मदर फॉर गिविंग अस दिस काइंड ऑफ इक्वालिटी एंड अपब्रिंगिंग विच वॉज फुल ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम मतलब कि आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हो, जो भी पढ़ना चाहते हो, आपकी चॉइस है, आप देखो।
तो दैट में कितना कुछ अच्छा भी तो किया उन्होंने हमारे लिए, है ना। तो मतलब मेरे मन में ना कहीं भाव था कि अभी तक भी तो अच्छा ही किया उन्होंने, तो क्या पता इसमें कुछ अच्छा, ऐसा नहीं मैं रिवोल्ट नहीं कर सकती थी मेरे को, पर अंदर से कोई होता है ना आवाज़ आती है कि मम्मी तेरा बुरा क्यों चाहेंगी, तो ये सोचना मम्मी कुछ सोच रही है तो अच्छा ही सोच रही होंगी। तो ये भाव था, मतलब सबड्यूड वे में था। तो चलो शादी हो गई, अब मेरा काम है कि शादी को कैसे चलाना है, क्योंकि आप एक न्यूक्लियर फैमिली से आ रहे हो और बिजनेस क्लास में शादी हो गई। अब वहाँ पर आप घर में दरानी जेठानी मम्मी पापा दादाजी ये सब पूरी फैमिली जॉइंट फैमिली है, और आप ऐसे कहाँ जगह से आ रहे हो जहाँ पे घर में एक सर्वेंट था, क्योंकि मम्मी तो काम करती थी तो मेड आ रही है जा रही कोई भी काम, यहाँ पर बहुएं ही सर्वेंट है तो बहुएं ही काम करेंगी जो भी काम करेंगी। तो फ़र्क होता है कई बार सिस्टम में ना, तो जो टाइम लगा सो लगा। बट यू लाइक्ड हिम, यू लाइक्ड द गाय? मुझे लगता है इंसान को सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ओके, सेटिस्फेक्शन इज योर फर्स्ट स्टेयर एंड देन उसके बाद कुछ भी बना सकते हो। फिर आपने अपना पार्लर कैसे खोला? क्योंकि ये बिजनेस क्लास फैमिली थी और कुछ मतलब आप जो बहुएं हैं वही घर के काम करती हैं, तो झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ वही। कैसे हाँ, तो मेरे को और जो पैसे होते थे ना, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी हमारी और बिजनेस अच्छा था मेरे लॉस का, जो मतलब सदर बाजार में बिजनेस है, पर पैसे सारे मम्मी पापा के कंट्रोल में होते हैं और आपको सिर्फ पॉकेट मनी मिलेगी जो भी मिलेगी, और सबको इक्वल। मैरिड कपल्स को सिर्फ पॉकेट मनी मिलेगी? हाँ हाँ, तो मतलब आपको उसी खर्चे में पूरा अपना महीना चलाना होता है, जो भी वो खर्चा होगा, और वो तो खर्चा काम क्यों कर? तो हाँ, जॉइंट फैमिली में यही सिस्टम होता है, आपको नहीं पता? ये मैंने पहली बार सुना। जॉइंट फैमिली जहाँ पे जॉइंट बिजनेस आप यंग होते हो देन आई अंडरस्टैंड, बट मैरिड कपल को आज कैसे आप बात करो, मैं 50 की होने लग रही हूँ, आज तक भी यही रूल है हमारे घर में। तो मैं हमारे हस्बैंड के 8 शोरूम्स हैं, 8 शोरूम्स है प्लस 2 फैक्ट्रियाँ कुंडली के अंदर, पर सारा का सारा पैसा मम्मी पापा के पास जाता है अभी भी, और उनको हिसाब देना होता है और वो फिर आपको बताएंगे आपको, हाँ आपके जो भी खर्चे हैं वो अलाउड है, अब जो खर्चे आप उनसे सैंक्शन करा सकते हो। सैंक्शन कराना पड़ेगा मतलब हमें ये चाहिए, ये खरीदना, ये करना है, तो जो भी है। तो ये वाला रिचुअल मुझे समझ नहीं आया था, क्योंकि हमारे घर में अलग तरीका था काम करने का ना, तो मुझे, पर मैं समझ गई कि भाई दुनिया में हर किसी के अपने अपने विचार हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, एंड इट्स ओके, आई कैन नॉट अगेन भाई इनका घर ऐसे चल रहा होगा तो वैसे चलता होगा, मुझे क्या पता, मैं कौन होती हूँ उसको चैलेंज करने वाली। पर मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि मेरे खर्चे अलग हैं, जो मेरी जेठानी के खर्चे हैं और जो मेरे खर्चे हैं सेम नहीं थे। मतलब देवर पीपल, मैं थोड़ी थी ब्रांडेड टाइप्स ना, ब्रांडेड टाइप्स का मतलब होता है कि आपको ये नहीं कि आपको अंबा सिनेमा में मूवी देखनी है या आपको सम्राट में मूवी देखनी है, ठीक है, बस सम्राट मूवी तो मूवी होती है, पर सम्राट में बैठ के मूवी देखना और एक पीवीआर में मूवी देखने में फ़र्क होता है, एक्सपीरियंस में फ़र्क होता है। तो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस था, आपका एक्सपोजर डिफरेंट था उन सबसे? बिल्कुल डिफरेंट था, कपड़ों के मामले में भी, घूमने फिरने रेस्टोरेंट्स के मामले में भी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अच्छा लगता था, हमारे घर में तो इतना घूमना फिरना होता था मम्मी पापा के घर में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों इंस्पेक्टर थे, कभी इंडिया गेट जा रहे हैं, कभी लोधी होटल जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, दोनों को फ्री में मिलता था सब कुछ, खाना पीना कर्टसीज तो हमने बड़ी ऐसे की हुई हैं अपने बचपन में। बंधनों वाले घर में सेटल इन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, आप बोलो मुश्किल है तो मुश्किल है, आप बोलो अब करना है तो करना है मतलब आपकी चॉइस है ना, आपने क्या बोलना है। तो बड़ा थॉट कि मतलब हर रोज घूमना फिरना हमारे घर में बड़ा कॉमन था पापा मम्मी के यहाँ पे। यहाँ पर मुझे याद है कि रोज संडे इनकी छुट्टी होती थी, और संडे को अगर हम घूमने जाते थे इतनी डांट पड़ती थी मम्मी जी से कि तुम्हें तो पैसे की कदर ही नहीं है, पैसा उड़ाने के लिए निकल पड़ते हो। हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, शाम को भी अगर तुम खाना खा रहे हो, सुबह से हस्बैंड गया हुआ है, शाम को घर आया है, तो बंदा वॉक करने के लिए तो बाहर जाएगा ही ना, तो वॉक करने के लिए हम नानक प्याऊ गुरुद्वारे जाते थे, क्योंकि वो अशोक विहार के काफ़ी पास है, तो वहाँ जाते थे। तो उनको ये लगता था पेट्रोल फूक रहे हैं, घर पे बैठ के तुम कसौटी उस समय सीरियल आता था कसौटी जिंदगी, वो उनको लगता था बैठ के सीरियल देखो कोई बाहर नहीं जाएगा, रोटी खाई घर में बैठ के सीरियल देखो। अब ये लाइफस्टाइल हर किसी मैं देखो, मैं ये मना नहीं करूँगी, उनका अपना सोच है, मेरी अपनी सोच है, और मैं हमेशा मानती हूँ इस बात को कि यू हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव माई पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देयर इज नो द पॉइंट ऑफ व्यू। सच कुछ नहीं है। But then these point of views clash very easily. Because I am not, अगर सपोज आप वहाँ बैठे हो और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपको जो भी दिख रहा है इसके अंदर, और मुझे जो आपके पीछे दिख रहा है वो सेम नहीं हो सकता ना। पर अगर मैं उठ के कोशिश ना करूँ कि आपके वाले पोजीशन पे बैठूँ और देखूँ कि आपको जो दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, तो वो क्लैश थे हमारे, जब तक कि मैंने अपनी इनर जर्नी पे काम करना शुरू नहीं किया।
एंड देन आई रियलाइज व्हाई डज शी से दैट, क्यों बोलती हैं वैसी बातें, क्यों इतना टोका टाकी करती हैं। क्यों लगता है आपको कि वो जब क्यों मैंने करती किया हैं? अपने पे काम शुरू किया तो मैंने पहले तो रियलाइज़ किया कि मैं उनको कितना गलत बनाती थी, कि भाई बहुत टोकती हैं हर चीज़ के अंदर, सुबह सुबह आ जाती हैं ऐसे जैसे घर में कि ये क्यों यहाँ पे पड़ा है, ये क्यों गले जनरली ऐसा होता केले है। सड़ रहे हैं, खाते क्यों नहीं हो, एंड ऑल एंड देन आई बिकॉज आई वाज डूइंग अ कोर्स कॉल्ड लैंडमार्क फोरम एट दैट टाइम, लैंडमार्क वर्ल्ड वाइड नाम से था। अपने पे काम करने के लिए आप खुद थोड़ी ना कर सकते हो, आपको किसी ना किसी सिस्टम में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप जैसा मेकअप भी करते हो कहीं सिस्टम में जाते हो। बट आपने अपना काम शुरू कर दिया था, यू ओपनड योर सैलून। हाँ, तब तक तो हमारी ये भी प्रोटेस्ट करके हुआ था ये, या ये सही इसकी परमिशन कैसे, सैंक्शन कैसे मिला? जब फर्स्ट बर्थडे था ना, मेरा बेटी हो चुकी थी। आई वाज मैरिड एट 19, आई वाज प्रेग्नेंट एट 20, आई वाज अ मदर एट 21। तो मतलब 21 में 20 में आई वाज प्रेग्नेंट एंड मदर, 20 में आई वाज अ मदर। हाँ, मेरी और मेरी बेटी के बीच में 20 साल का गैप है एग्जैक्ट। तो 20 साल में आई वाज अ मदर। तो मेरे को तब पहली बार रियलाइज़ हुआ कि यार अपने लिए मन मारना या अपने लिए ना लेना, मन तो कर रहा है जाने का पर ना जाना। उसके फर्स्ट बर्थडे पे मैं उसके लिए कोई ड्रेस खरीदना चाहती थी। मॉडल टाउन नाम से एक मार्केट है और वहाँ पे कोई मॉडल टाउन पर अशोक विहार के पास। हाँ, स्टैंडर्ड्स पे ना मैं, एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ ड्रेस और एंड आई कुडंट बाय इट बिकॉज इट वाज अ लिटिल आउट ऑफ माय बजट। और फिर मैंने कोई सस्ती ड्रेस खरीदनी पड़ी मुझको उसके बर्थडे पे। तो उस दिन मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ था, मतलब आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, स्टैंडर्ड नाम से शोरूम है वहाँ पे, अब भी है कि नहीं पता नहीं। तो और मैं उसके बाहर विंडो के बाहर खड़ी हूँ, यूँ देख रही हूँ फ्रिल वाली वाइट कलर की ड्रेस है एंड ऑल, और मैं उसको ऐसे ललचाई नज़रों से, ऐसे होता नहीं गरीबी वाली नज़रों से देख रही हूँ कि काश मैं खरीद पाती अपनी बेटी के लिए। एंड एंड दैट मोमेंट रियली हिट मी हार्ड कि बस अब नहीं, मतलब अब मैं बच्चों के लिए भी मन मारूंगी, अपने लिए तो मार लिया जितना मारना था, कि बच्चों को तो कम से कम मैं वो खाना पीना पहनाना कर पाऊँ ना जो मेरा मन है। एंड आई रिमेंबर आई केम बैक माई होम एंड आई टॉक टू माई हस्बैंड, मुझे कुछ करना है। तो उन्होंने कहा क्या करना है, मैंने कहा मुझे कुछ करना है। तो मतलब उनको भी नहीं समझ, मुझे भी नहीं समझ क्या करना है। तो ही सेड कि सोचो क्या करना है, क्योंकि घर वाले तो अलाउ नहीं करेंगे, आपको घर से बाहर नहीं जाने देंगे, ये पक्का है। तो घर पे रह के क्या कर सकते हो उस बारे में आप सोचो, फिर मैं बात करूंगा आपसे। उन्होंने भी मतलब एक तरह से बोल दिया ऐसे। तो घर पे रह के क्या कर सकते हो, बुटीक खोल सकते हो या कोचिंग सेंटर चला सकते हो या पार्लर खोल सकते हो, 2-3 ही ऑप्शन होते थे। तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा एस्थेटिक्स का अच्छा लगता था। तो मैंने कहा बुटीक खोल लेती हूँ। बुटीक में उन समय बुटीक चलते भी थे, लोगों ने घर घर में बुटीक खोले हुए थे। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मेरे को ऐसे बुटीक खोलना है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसे सुबह जाऊँगा मैं, ऑफिस जाते लड़के सब लोग 10 बजे निकलते थे, 7 बजे वापस आते थे। 10 से 7 के बीच में आपका टाइम होता है, घर का काम एज इट इज चलना चाहिए जो चलता है, आप उसके बीच में जो करना चाहते हो आप पहले सोच लो, फिर मैं बात करूँगा। तो बल आई एम वेरी थैंकफुल कि ही सपोर्टेड मी, जो भी वजह रही हो, पर ही सपोर्टेड मी एंड बिकॉज आई थिंक आई वाज सपोर्टिंग हिम इन सर्टेन वेज। हमेशा हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इज गिव एंड टेक। अगर आप उनको इज्जत देते हो तो आपको इज्जत देंगे, अगर आप उन्हें सपोर्ट, जैसे अब तो खैर सबको पता है, तो एक चीज़ थी इसमें उनको लगा कि मैंने उनको बड़ा सपोर्ट किया है। सॉरी अनोना, अगर वो देख रहे हो तो बोलेगा खोल के आ गई। नहीं, उसमें ना एक्चुअली ये भी फनी इंसिडेंट है बहुत बड़ा। हमारी अरेंज मैरिज थी और मेरे ना पेरेंट्स वगैरह पूरे खानदान में लड़का बड़ा सोना है, बड़ा सा वो संस्कारी है, बड़ा टिटोटलर है। टिटोटलर मतलब ना सिगरेट पीता है, ना शराब पीता है, ना ये ना वो, जबकि ही वाज स्मोकिंग। पर किसी को पता ही नहीं था। तो जब हमारी पहली डेट थी, फर्स्ट डेट जब हमारा हुआ, तो ही कन्फेस्ड टू मी कि भाई मैं स्मोक कर, आई एम नॉट अ मतलब चेन स्मोकर बट आई डू स्मोक, और डेली 1-2 बार करूँगा मैं। तो अब मुझे लगा कि तो रोका हो गया, मैं मम्मी को बताऊंगी भी तो एवं बेकार में पौड़ा ही पड़ेगा। तो मैंने कहा क्यों, अब जा रहे ने मेरे पे बिलीव भी कर लिया, भरोसा करके उसने मुझे अपना, है ना, उसके मम्मी पापा को भी नहीं पता थी ये वाली बात कि वो स्मोकिंग करते। तो उन्होंने ऐसे मतलब मुझ पर भरोसा किया। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप देख लेना जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक हो। तो समवेयर आई सपोर्टेड हिम। आपकी लाइफ में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की शुरुआत ही ऐसी होती है कि जो आप एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक कर रहे होगे, वही बेस बन जाता है। अगर मैं उस दिन सपोर्ट ना करती उनको, तो फिर वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर मैंने उनकी बेइज्जती करी, वो मेरी बेइज्जती करेंगे।
मैं उनको नेगिंग करूँ, वही नेगिंग करेंगे। तो आई थिंक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो चलो कुछ चीज़ें हमारी ठीक चल गई उस टाइम पर, तो क्योंकि मैंने उनको 2-3 चीज़ों में सपोर्ट किया हुआ था। कभी कभार ड्रिंक भी कर लेते थे वो, कभी फ्रेंड्स वगैरह के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, तो घर वालों को नहीं पता चलता था, पर मैं कवर अप कर लेती थी कि ठीक है यार, कभी कभार तो कर रहा, महीने में 1-2 बार क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे, तो दैट वे उन्होंने मुझे उसका पे बैक किया था ये कि यू सपोर्टेड मी, आई सपोर्ट यू। तो दैट वे एनीवेज। तो फिर मैंने बुटीक का काम सीखा, और वो बुटीक का काम सीखा, जो भी घर में शोर वोर मचा, पता भी नहीं चला वैसे ज़्यादा किसी को। 2 घंटे के लिए जाती थी, पास में था। जब बुटीक खोलने का टाइम आया तो पंगा पड़ गया। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चला कि हमें घर में बुटीक खोलना है और वही काम करना है जो लेडीज़ ओरिएंटेड होना चाहिए। पर जितने भी मास्टर्स होते हैं, एम्ब्रॉयडर्स होते हैं, वो सारे तो मेन होते हैं। अब वो मेन के साथ काम करना अलाउड ही नहीं है, आपको औरतों के साथ ही काम करना है। तो फिर पूरा का पूरा बैक टू ज़ीरो। फिर मैं दोबारा से ब्यूटी इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया मैंने। फिर मैंने कोर्सेज किए अगेन। जो भी पैसे उस समय जोड़े थे ना, बेटी पैदा हुई थी, तो बेटी पैदा होने पे तुम्हें वो मिलते हैं सगन। जितने सगन मिले सारे खा लिए मैंने उस टाइम पे, सब के सब खर्च दिए थे इन कोर्सेज़ के ऊपर। तो कोर्सेज़ में कब करने जाती थी, जैसे कि सुबह घर का काम कर लिया, सब काम निपटा देते थे, सफाई, झाड़ू, पोछा, किचन, जो भी करना है। फिर लंच तक काम होते थे, पिताजी के काम हुए। लंच के बाद ये होता था कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक घर की औरतें या तो सीरियल देखती हैं या सोती हैं, ये उनका फिक्स रूटीन होता है। या फ़ोन, उस समय ज़माने में लैंडलाइन्स होते, तो लैंड पे गॉसिप्स करेंगी। तो मतलब 1 से 4 का टाइम सबसे ज़्यादा लाउजी टाइम होता था किचन में, 2 या से 4 मान लो। तो मैं उस टाइम पे कोर्सेज करने निकल जाती थी। तो मतलब जो भी था ऐसे कर आके, तो एनी हाउ कोर्सेज हो गए। एंड देन आई ओपन माई फर्स्ट सलोन, एंड स्लोली द पैशन बिकम्स रियली फायर्स एट दैट टाइम। लाइक कि आप, मेरे को अच्छा लगता था लोगों को सुंदर बनाना, मेकअप से, हेयर से। फिर कोर्सेज पहले बेसिक किए, फिर एडवांस किए, फिर इंटरनेशनल किए, जो भी इंडिया में हो रहे थे उस टाइम पर। तो आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल माई हस्बैंड सपोर्टेड मी, एंड देन आई एम वेरी थैंकफुल फी वी हैड अ 1 रूम इन आवर हाउस जहाँ पे मैं शुरू कर पाई थी उस टाइम के अंदर। तो ये बिगनिंग है, फिर आगे बढ़ती चली। काफ़ी बड़ा नाम हो गया था, क्योंकि मुझे याद है माय फ्रेंड टोल्ड मी कि वो बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं और आपका नाम अशोक विहार में तो एटलीस्ट बहुत बड़ा। अरे एक टाइम आया था लोग अशोक विहार को मेरे नाम से जानते थे। तो वो हाँ, अशोक विहार, अच्छा वो जहाँ अश्विन पंजाल का। और काफ़ी उसने जब बताया कि इतने में बुक किया है मैंने कहा इतना महंगा मेकअप। हाँ, अरे महंगा मतलब एक बार आई वाज लाइक कि अच्छा इतना महंगा करा रही है तू। ये हाँ वो बहुत अच्छा होता है, वो सेलिब्रिटीज़ का टाइप का होता है, सेलिब्रिटीज़ वाला करती है। थैंक्स टू हर, गिव माय लव टू हर। आई एम श्योर आई विल आस्क हर टू वॉच दिस। Thank you for trusting me, thank you for maintaining that beautiful goodwill for me, and I know because वो क्यों महंगा क्यों होता था पता है? When I started doing makeups now, 2500 रुपये, 4500 रुपये ये नॉर्मल रेट होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में बात है। अब मैं 45, मैंने वो सीन याद है जब मेरे को समझ आया कि रेटिंग होती कैसे है। तो मैं मेकअप करती नहीं थी। मेरे एक बार, मैं तो हेयर ड्रेसर थी स्टार्टिंग में, मतलब बाल काटने, पर्मिंग करना, कलरिंग करना, ये सब मेरे काम होते थे। तो एक दिन वो मेकअप जो करती लड़की छुट्टी पे चली गई, कोई मेकअप आ गया, तो मैंने कहा चल मैं ही कर देती हूँ, वापस क्या भेजना, छोटा मोटा जितना आता है मैंने कर दिया। वो ठीक ठाक खुश चली गई क्लाइंट। और फिर अगले दिन वापस आई, उसके घर में कोई शादियों के फंक्शंस चल रहे थे, कहती कल बहुत अच्छा लगा, सबने बड़ी तारीफ़ करी, आप प्लीज़ आज उससे भी अच्छा करना। मैंने कहा कल आपने 2500 वाला पैकेज लिया था ना, आज आप 4500 वाला लो, उससे भी बढ़िया। कितनी उसमें क्या अलग होगा, मैंने कहा उसमें ये क्वालिटी अलग होगी, तो होता है वहाँ पे जाके। तो मैंने यूँ बोला, उसने मान लिया। भाई वो मना करती तो मैं नहीं करती, उसने मान लिया। तो मैंने कहा कर दिया 4500 रुपये, जो कोई रेट नहीं था हमारा 4500 का, और मैंने कर दिया। सॉरी आई टेक माय वर्ड, ये 4500 नहीं था, ये 450 रुपीज़ था। अच्छा, ये मैं बिल्कुल शुरू की बात कर रही हूँ, आज से 29 साल पहले की बात, जब ये इंसिडेंट हुआ था। तो 450 रुपये में हम लोग मेकअप करते थे। तो उस टाइम पे ये हुआ, तो मैं वो खुश, मैं भी खुश। फिर अगले दिन फिर से आ गई वो लेडी, कहती कि मेरे ना सारे घर वालों ने बोला बहुत अच्छा हुआ है, तो ना मेरी सारी कजन्स भी कह रही हैं हम यहीं से करवाएंगे। उसी अशोक विहार में ही रहते थे, सबको पता चल गया था तब तक मेरा। तो कहती अब वो सब आएंगे तो प्लाजा मेरा उससे सबसे अच्छा करना, उन सबसे बेटर वाला करना। तो और उसकी कजन्स इतनी चलाक, पूछ पाछ के 450 वाला पहले बुक करके जा चुकी हैं। तो मुझे क्या पता तेरी कजन्स हैं सारी की सारी। तो मैं तो बड़ी खुश, सब ये बोल के करना पर आप नहीं है। मैंने कहा कर दूंगी भाई, 450 वाज अ बिग थिंग एट दैट टाइम। तो फिर मैंने कहा फिर आप ऐसा करो, आप ना 650 वाला कराओ।
तो ऐसे करते करते एक हफ्ते के अंदर हम 250 से 650 पे आ गए थे कि अब ये वाला रेट आ गया। उसने कहा हाँ कर दो। तो मतलब वो एक महीने के अंदर अंदर ऐसा हुआ कि आप 950 के रेट तक हम पहुंच चुके थे। अब देखो 950 मिलियन मतलब कुछ, इट वाज बिग आपका लग क्या रहा है उसमें देखा जाए तो, मतलब जस्ट अ फ्यू प्रोडक्ट्स ऑफ मेकअप जो भी क्या लगता है ना उसके अंदर, और थोड़ी सी सुइयाँ जो हेयर स्टाइल में लग रही हैं, एंड पीपल आर गिविंग यू बिग बक्स 950। तो मैंने कहा ये कमाल की चीज़ है। या फिर मैंने मेकअप पे कॉन्सेंट्रेट किया उसके बाद, मतलब कि मेकअप इज द बिग थिंग। नहीं, हेयर वॉज ऑल्सो बिग थिंग। हमें पर्मिंग में भी काफ़ी अच्छे पैसे बचते हैं और स्ट्रेटनिंग में अच्छे बचते थे, और हेयर में करने में मज़ा आता है ना। किसी का शक्ल ऐसा है और तुमने कुछ ऐसा ऐसा किया उसकी शक्ल ही बदल गई बंदे की बिल्कुल। वो बाल जो लिम्प थे ऐसे एकदम से बाउंसी हो गए या एकदम से शेप चेंज हो जाती है। तो हेयर का अपना मज़ा है, पर मेकअप में मेरा इंटरेस्ट यहाँ से बैठना शुरू हुआ कि यार ये भी तो कितना कमाल है, लोग सुंदर बन जाते हैं। एंड देन उस टाइम पे सोनाली बेंद्रे, करिश्मा कपूर, ये बड़ा क्या स्टाइलिंग करती थी ये, करिश्मा कपूर स्पेशली, जो मेकअप हेयर स्टाइल और बड़ा एलैबोरेटेड काम होते थे। मूवी आई थी उसकी ताल, ऐश्वर्या राय की, कभी आग लगे लग जाए वाला, उसमें उसने जो हेयर स्टाइल मेकअप वगैरह किया हुआ है बहुत डिजाइनर लुक है। तो आपने उन लोग के साथ भी काम किया है? नहीं, उस मूवी में मैंने काम नहीं किया, मैं उसकी लुक की बात कर रही हूँ कि दोज वर द इंस्पिरेशंस। तब तक तो मैं कुछ भी नहीं थी, आई वाज जस्ट अ नॉर्मल हाउसवाइफ एंड पार्लर वाली, मेकअप आर्टिस्ट। हाँ नहीं, पार्लर वाली तब मेकअप आर्टिस्ट कोई वर्ड ही नहीं होता था, नहीं होता था उस समय सब पार्लर वाली आंटियां ही मेकअप करती थी, तो मैं वो थी। फिर धीरे धीरे हम मेकअप आर्टिस्ट बने, फिर हम मेकअप डिजाइनर बने, फिर हम मेकओवर एक्सपर्ट्स बने। ये तो बाद के नाम आए हैं सबके सब। आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू अंबिका फॉर दैट। अंबिका वाज द रिनोन नेम एट दैट टाइम इन दिल्ली। अंबिका थी, विद्या थी, फिर मीनाक्षी आई, फिर मैं भी थी उस टाइम पर। हाँ, तो हम सब लोग एक ही टाइम के सबके सब आर्टिस्ट हैं। एंड एक चीज़ जो बहुत अच्छी थी, इन सब लोगों ने मेकअप आर्टिस्ट्री के अंदर अपनी एक मुकाम बनाया सबने। तो हम वी वर द बिगनर्स जिन्होंने मेकअप आर्टिस्ट वर्ल्ड को एक जान दी है, अदरवाइज तो हम पार्लर वाली रह जाती सबकी सब। और सेकंड थिंग एक और था कि मैगजीन्स में जब हम काम, आई एम वेरी थैंकफुल टू रादर दैट मैगजीन, वेडिंग अफेयर था ना उनका, वेडिंग अफेयर। तो मतलब उनके साथ काम करते करते एक चीज़ समझ आई, वो पैसे तो देते नहीं थे, तो वो कहते थे कि पेज ले लो, ऐड ले लो, यू नो टाइप्स चीज़ें। तो मतलब क्योंकि ऐड ले लो मतलब उतने अमाउंट का ऐड ले लो, तो अब ऐड में हम क्या डालेंगे, हम तो पार्लर वाले हैं, हम क्या डालेंगे। जब मैंने काम शुरू किया मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स के साथ, तो उन्होंने ही पहली ऐड बनाई थी, लड़की जिसका मैं मॉडल थी कोई, उसका किस कपड़ों का शूट हो रहा होगा, उसका बिफोर का पिक्चर लिया, आफ्टर का पिक्चर लिया और बीच में मेरे काम करते की पिक्चर डाल दी। वो पहला शूट था, आई थिंक मेकअप इंडस्ट्री का पहला शूट था। आज तक उससे पहले किसी मेकअप आर्टिस्ट की या पार्लर वाली की ऐड मैगजीन्स में नहीं आई थी, मतलब ही नहीं था, कोई ऐड करता ही नहीं था। और वो उसकी भी हिस्ट्री है कि वो पैसे बार्टर सिस्टम में हुआ था, तो उन्होंने वो ऐड डाल दी। वो ऐड इतनी वायरल हो गई, क्योंकि एक तो वो लड़की का बिफोर का फेस लोगों ने पहली बार देखा, क्योंकि मॉडल थी तो बिफोर दिखा सकते थे हम, और आफ्टर में इतनी सुंदर लग रही है वो मेकअप करा के, और बीच में मैं खड़ी हूँ मेकअप करते हुए। वो मेकअप करती हुई जो पिक्चर थी ना, वो उस शूट के बाद। अब तो आप देखो हर मेकअप आर्टिस्ट ने लगा रखी है, अब तो पूरे प्रॉपर शूट्स होते हैं, तब नहीं होते थे, आज से 25 साल पहले की बातें हैं। तो ये तब से स्टार्ट हुआ और फिर वो काम बढ़ता ही चला गया। वो मैगजीन्स तक मैं कैसी पहुंची, उनका प्रपोजल कैसे आया, दिल्ली प्रेस का आया था सबसे पहले, गृह शोभा और वुमेन्स एरा, वो सब स्टोरीज हैं अपने आप में। बट आई थिंक लाइफ हैज़ बिन काइंड एंड आई हैड बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस एवर आई कुड हैव। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि हर चीज़ का स्वाद लिया है लाइफ में। ये नहीं कि पार्टियाँ नहीं करी या पूल पार्टी नहीं करी या यॉट पार्टी नहीं करी। तो आई थिंक एंड नाउ आई एम हियर। उसके बाद आपने ये अमृत छकना बोलते हैं ना इसको, तो दिस केम आफ्टर द बुक। ये बुक आई थी मेरी लाइफ में, मैजिक बुक थ्रू अ बिजनेस कोर्स। I was doing a business course because my business was expanding and I wanted to make it a autopilot system. मतलब स्ट्रक्चरिंग करनी ज़रूरी थी कि मैं नहीं, कि बहुत सारी ब्रांचेज हो गई थी और पहली ब्रांच हम खोल रहे थे कैलगरी में, कनाडा, इंटरनेशनल ब्रांच खुल रही थी। तो मुझे वो बिज़नेस कोर्स करना ज़रूरी था। मेरे पार्टनर्स ने भी किया था, मेरे ब्रदर्स ही थे मेरे पार्टनर। तो और हमने वो इसलिए किया था ताकि हमारी जितनी ब्रांचेज आगे खुलेंगी वो ऑटो पायलट हो जाए। पर सर ने बोला कि ये बुक करो पहले, वो सर ने ही बोला। तो मतलब जो हमारे बिजनेस कोच थे कि भाई पहले मैनिफेस्टेशन और मैजिक जो होता है, बुक है, आप जो अभी ये सारा सिस्टम सीख रहे हो, इससे 20% रिजल्ट देगा आपके सपने को पूरा करने के लिए, और 80% काम आएगा आपका ये मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस एंड मैजिक बुक। तो उन्होंने बोला तो हमने किया, और उसके बाद ये बुक मेरी लाइफ में आई। पर ये बुक करते 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 मेरे सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि
बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव थी उस टाइम पे, जैसे टीम हैंडलिंग नेगेटिव थी मेरी काफ़ी। टीम हैंडलिंग का मतलब मेरे बहुत सारे स्टाफ थे, ऑन रोल जो सैलरीड स्टाफ थे वही 300-400 थे मेरे, बाकी फ्रीलांसर्स होते थे एज़ पर टीवी प्रोजेक्ट्स के हिसाब से। हम लोग फ्रीलांसर्स हायर करते थे शोज़ के हिसाब से, तो उनको ना हैंडल करना मतलब हम कभी कभी भी कोई नौकरी छोड़ देता था, जैसे किसी को बेटर सैलरी मिल गई तो सीज़न के बीच के अंदर नौकरी छोड़ दी एकदम से, या एकदम से डॉज कर दिया, डिच कर दिया, तो वो एक बड़ा टेंशन बना रहता था हर टाइम। तो इस बुक ने बोला कि लिखो कि अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, डोंट स्पीक बट यू डोंट वांट, स्पीक बट यू वॉन्ट। तो ये बुक ने सिखाया, तो हमने लिखना शुरू किया। मैंने लिखा कि मेरे स्टाफ की जो सर्कुलेशन है ऐसी है फॉर एग्जांपल, या मेरा टर्नओवर इतना है फॉर एग्जांपल, या मेरी बेटी के साथ रिलेशनशिप ऐसा है, या मैं अपने पति के साथ इतना क्वालिटी टाइम बिताती हूँ। तो इतना डिटेल लिखना होता है। हाँ, इसका 0 चैप्टर बुक शुरू करने से पहले आपको वो लिखवाएगा कि भाई आप ग्रैटिट्यूड क्यों करोगे, क्योंकि आपको कोई इच्छा पूरी करनी है, आपने कोई सपने पूरे करने हैं, तो सपने तो पहले लिखोगे ना आप। फिर 13 चैप्टर में दोबारा से सपनों को रिफाइन कराता है कि प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए यही है ना जो तुम मांग रहे हो। तो Sure. हाँ, बिकॉज कई लोगों को खुद ही नहीं क्लैरिटी से पता होता है, बट डू द वांट, एंड देन वो खुद बेचारे भटक ही जा रहे हैं। और मोस्टली लोग वो बातें कर रहे होते हैं, जैसे कोई ऑफिस में है, अक्सर वो ये बोल रहा होता है कि पे पैकेज अच्छा नहीं है, बॉस ऐसा है, या का एनवायरनमेंट बड़ा टॉक्सिक है, या जो भी बोल रहे होते हैं, पर आप वो बोल रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, और इसीलिए वो बार बार मिल रहा है आपको। आप किसी नए ऑफिस में भी जाते हो तब भी वही एनवायरनमेंट मिल जाता है दोबारा से, क्यों? क्योंकि आप बोल ही बोल रहे हो। तो चाहिए क्या, वो लिखो कि भाई हमारा बॉस बहुत कोऑपरेटिव है, मेरी प्रमोशन हर साल मेरी प्रमोशन हो रही है, या मेरे को इतना ये वाला पे पैकेज मिल रहा है, या मेरे कोलीग्स बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। नाउ द थिंग इज यू कैन अट्रैक्ट वट एवर यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। ये सच है, 100%। ये आपने फुल प्रूफ है, मतलब ये अरे मेरी होगा पूरी ही। जिंदगी इसी पे बेस्ड है। मेरी जो जिंदगी पहले ऐसा अगर, बाकी लोग के साथ इतने ऐसे क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको रूल ही नहीं वो पता। तो आप तो कितने टाइम से, अभी आपने बताया भी, आपने खुद देखा है किसी का एक रियल, आप जिनको आप सिखाते हैं, आप 6 कराते हैं साल ना मैं क्या, मतलब manifestation, बुक सिखाती है। बट यू टीच देम हाँ, स्टेप्स, जैसे कि उस समय कोविड के टाइम पे कितने लोगों की नौकरियां छूट रही थी, और कितने लोग, जैसे एक है हमारी पार्टिसिपेंट, फॉर एग्जांपल की बात कर रही हूँ, उसकी भी नौकरी छूट रही थी उस समय, क्योंकि वो तो आप किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनको आप गाइड करते हैं, जिनको आपने डायरेक्टली देखा है, जिसमें मैनिफेस्टेशन ने एक्चुअली वो दिया है उनको जो वो चाहते हैं, एक मिरेकल, जो लोग ऑलवेज सोचते हैं कि मिरेकल हो जाए। मी डूइंग एनीथिंग, इट्स ऑल अबाउट देयर प्रैक्टिस। But- द मेन चीज, हाँ, हाँ, मैं भी जो बातें important बोल होता रही हूँ यहीं से बोल रही हूँ, मैजिक बुक से ही बोल रही हूँ। जो भी मैनिफेस्टेशन सीक्रेट बुक है, मैजिक बुक है, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये तो रिटन बुक्स है ना टू फॉलो, पर आप कितनी शिद्दत से इसकी, जैसे इसकी 28 चैप्टर्स हैं, आपको रोज एक चैप्टर करना है और उसके असाइनमेंट्स को फॉलो करना है पूरे दिन, जो भी वो बोलेगी। सुबह उठ के क्या करना है, रात को सोते हुए क्या करना है, खाते हुए क्या करना है, चलते हुए क्या करना है, सब बुक आपको ट्रेन करेगी। दिस इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी शिफ्ट। आपके अंदर जो एनर्जी है वो 2 ही तरह की है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे शिवा शक्ति है, यिंग यांग भी यही बोलता है। तो एनर्जी शिफ्ट करने से आप अपने कैसे वांटेड को या अनवांटेड को अट्रैक्ट करते हो। सेइंग दैट, जैसे कि अगर आप पूछो एग्जांपल, thousands and thousands, you go to online and there are thousands of examples people are sharing. आपके सबसे क्लोज कोई एग्जाम्पल हो? नहीं, मैं किसी की क्लोज नहीं हूँ, पर वैसे मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं आई एम वेरी क्लियर कि लाइक आई एम नो वन टू, मैं कुछ करती थोड़ी ना हूँ, मैं तो अपनी प्रैक्टिस आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जैसे किसी की फॉर एग्जाम्पल है, अभी तो मेरी बेटी की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है वैसे तो, जो उसने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया, दैट्स मोर देन बिग थिंग, वो सारी इसी प्रैक्टिसेस को यूज़ करके। बट उससे पहले फॉर एग्जाम्पल एक लेडी थी, वो 13 साल से शी वॉज मैरिड एंड शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव, और उनकी शादी और IVF भी फेल हो जाता था उनका, मतलब वो कर नहीं पा रही थी। तो किसी ने बताया होगा बुक के बारे में, एनी हाउ शी केम एंड कर दिया उन्होंने। 1 महीना किया, 2 महीना किया, एक बार पूरी बुक कंप्लीट करने में 1 महीना लग जाता है, तो 2 महीना और 3 महीना। तो फिर उन्होंने कभी शेयर किया होगा, तो हमने बताया कि अपने फादर का, मदर का, जो बुक बताती है ग्रैटिट्यूड करना है आपको लग के, और साथ में अपने वूम का ग्रैटिट्यूड करना है, अपने फेमिनिन पार्ट्स का ग्रैटिट्यूड करना है। कई बार लड़कियों को पता भी नहीं होता है कि वो अपने फेमिनिन ऑर्गन्स के लिए जाने अनजाने कुछ ऐसा बोल देती हैं जो कि नेगेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल पीरियड होते हैं तो है पीरियड क्यों होते हैं, कितनी मुसीबत है, कितनी चिकचिक है, कितनी खिचकिच है, यू नो काइंड ऑफ स्टफ। कभी अपने बॉडी बिल्ड के लिए बोल देती हैं ऐसा कुछ कि मतलब हाय मेरे को लड़की, मतलब कुछ भी ऐसा बोल देते हैं। एंड देन यू वंडर कि आपको ये फेमिनिन प्रोसेसिंग के अंदर हिंड्रेंसेस या ब्लॉकेजेस क्यों आ रही हैं,
क्यों? क्योंकि योर एनर्जी इज नेगेटिव टुवर्ड्स योर ओन फेमिनिन पार्ट्स जो भी होती हैं, तो फिर उन्हीं एरियाज में जाकर हमें प्रैक्टिस करानी होती है उनकी, वहाँ पर कैसे पॉजिटिव या गुड एनर्जी बनानी है. एंड ग्रैटिट्यूड इज द सेफेस्ट, फास्टेस्ट एंड वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस. देन शी स्टार्टेड डूइंग प्रैक्टिस, अपने आप के, अपनी मम्मी का शुक्राना करना, बिकॉज आपका वोम जो है निकला कहाँ से? मम्मी के बॉडी में से तो निकले. कई बार मम्मी के लिए या फादर के लिए हमने नेगेटिविटी होल्ड की होती है, तो बुक बताती है कि उससे आपके लाइफ के अंदर ग्रोथ में कितना फ़र्क आ जाएगा. तो फिर वहाँ पे जाके ब्लॉकेजेस हटवानी पड़ती हैं थ्रू प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड. तो ये हट सकता है 100%. 100%. यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि हाँ मुझे करना है, या आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है. कुछ भी, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, एनीथिंग. तो वो फिर उस लेडी ने किया जो करना था, एंड आई थिंक उसको 4 या 5 महीने ही हुए होंगे, एंड शी बिकेम प्रेग्नेंट नेचुरली हरसेल्फ, अपने आप हो गया उसका. एंड नाउ शी इज़ अ मदर ऑफ 2 हेल्दी किड्स. इस समय जो 13 साल से नहीं हो पा रहा था, वो उसकी 6 महीने के अंदर अंदर चीज़ हो गई, अपने आप से हो गई. क्यों? इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी. आज की डेट में आप ये देखो, लोगों को प्रेग्नेंट होने में IVF या जो भी चीज़ें होती है उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी के ऊपर काम नहीं किया हुआ, ना खुद से अपनी पॉजिटिव एनर्जी बना रहे हैं. नंबर 1. जो दूसरे पहले आपको पॉजिटिव एनर्जी देते थे, जैसे दुआओं में दे देते थे, आशीर्वाद में दे देते थे, अब वो भी तो नहीं ले रहे हो. आज की लड़कियां, कितने लोग ऐसे होते हैं, जो, मैं ये नहीं कि सबसे आशीर्वाद लेना चाहिए, पर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं. कुछ लेडीज़ होती हैं, आदमी होते हैं जो पॉजिटिव हैं. जब वो आपके सिर पे हाथ रखते हैं और आपको कोई दुआ देते हैं, तो आपकी एनर्जी तो पास हो रही है. जो राम जी या नानक जी जिनके हाथ ऐसे रहते थे, वो अपनी एनर्जी तो पास कर रहे हैं आपको. आपने लोगों से एनर्जी लेनी बंद कर दी है. तो वो इतना इम्पोर्टेंट होता है. ये साइंस है. इम्पॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट वाली कोई बात ही नहीं है, साइंस है. एनर्जी आप क्वांटम लेवल पे, क्वांटम फिजिक्स क्या बोलती है, मेटाफिजिक्स क्या बोलता है कि एट द लेवल ऑफ मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम मीन्स क्वांटम, यू आर एन एनर्जी. वो तो आप भी जानते हो, बायो अगर पढ़ी होगी बचपन में. पॉजिटिव एनर्जी लेना मतलब इट कैन वर्क एक्चुअली. ये हर कोई नहीं मुझे लगता है आपने कभी एविल आई सुनी है? इविल आई, नजर लग गई. तो अगर बुरी नजर लग रही है तो अच्छी नजर भी तो आप ही लगवाओगे अपने आप को. अच्छा, अगर बुरी नजर है तो अच्छी नजर भी तो है. अगर दुआ है तो बद्दुआ है, फॉर एग्जाम्पल, है ना. अगर एविल आई है, जैसे हमारे शुक्राना में बहुत मेजर प्रैक्टिस होती है एंजल आई. हम सब एक दूसरे को सपनों को एंजलाइज करते हैं. मतलब आपको लगता है कि मैं किसी को ना बताऊं मेरे पास पैसा है या मेरे पास शोहरत है, किसी बुरी नज़र ना लग जाए या एविल आई ना आ जाए. भाई अगर एविल आई है दुनिया में तो एंजल आई भी तो होगी ना. अब आप एंजल आई के बारे में ना बात करते हो, बात सिर्फ एविल आई के बारे में, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब है. जो नहीं चाहिए तुम उसी की बातें कर रहे हो. भाई तो मैं अब आपको बता रही, लोगों की बुद्धि का इतना, क्या ही बोलूँ ना, कबाड़ा ही बोलती हूँ मैं तो इस बारे को, कि जो चीज़ें तुम्हें एबल आई नहीं चाहिए पर तुम बातें उसी की कर रहे हो, बचने की कोशिश उससे कर रहे हो. इंस्टेड ऑफ तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें अपने एंजल एक्टिवेट करनी चाहिए ना. एंजल आई किसे कहते हैं? अच्छी नज़र. पर अच्छी नज़र कैसे मिलेगी तुमको? रूल है यूनिवर्स का, व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड. फिजिक्स का रूल है भाई. ये तो न्यूटन भी बोलता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ये तो फिजिक्स का रूल है. सिमिलरली गिव एंड टेक, ये एक रूल होता है. अगर आपको आज की डेट में एंजल आई चाहिए तो पहले आपको एंजल आई देनी पड़ेगी. एंजल आईज की आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हाट इज एंजल आई? इसमें 13 चैप्टर होता है, पढ़ो. 13 चैप्टर में बताता है कि अपने सपनों को तो आपको पूरा करना, ऐसे ऐसे सीखना है. फिर एक चैप्टर आएगा द मैजिक वॉन्ड, 26वां चैप्टर होता है. मैजिक वॉन्ड का मतलब होता है दूसरे के सपनों को जान के उसको कैसे आप दुआएं दे सकते हो. तो हमें दूसरों के सपने, इच्छाओं को पता करके उसको कैसे हमें विजुलाइज करना है, कैसे उसको ब्लेसिंग्स देनी है, दुआएं देनी है कि वो अपने जीवन में सफलता, खुशी, पैसा, स्वास्थ्य प्राप्त कर रहा है. आपको तब तक बुरी नज़र लग ही नहीं सकती जब तक आपने किसी को बुरी नज़र ना दी हो. ये फैक्ट है. वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड है भाई. आपको तब तक कोई थप्पड़ नहीं पड़ सकता जब तक आपने किसी को थप्पड़ ना दिया हो. हर चीज कैसे हो सकता है? क्या मतलब कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे? क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है. आम खाने हैं, आपको आम खाने हैं, फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर आम खाने तो आपको आम का बीज तो डालना पड़ेगा पहले. हाँ, मतलब वो ठीक है कि आप जो कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा. यही होता है, यही फैक्ट. कोई माने चाहे ना माने, ये ऐसे फैक्ट है. दुनिया के अंदर हर चीज़ ऐसी चल रही है कि जो आपने बीज बोया है आपको वही फल मिलेगा. अगर आपने आम का बीज बोया है तो और बीज बोना पड़ेगा आपको,
उसी का आम का फल मिलेगा। आप नीम का बीज बोओगे तो नीम का फल मिलेगा, आप करेले का बीज बोओगे तो करेले का ही फल मिलेगा। तो हमारे जीवन में जो भी हो रहा होता है, देयर इज वन थिंग कॉल्ड कार्मिक सर्कल्स। लोग कहते नहीं होता, ऐसा नहीं होता, नहीं मानो भाई, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करती ज़्यादा, नहीं मानना ना मानो तुम्हारी चॉइस है। मैं भी नहीं मानती थी एक ज़माने में, फिर जब समझ आया तो समझ आ गई इस बात की। वही मैं आपसे पूछना चाहती थी, एक तो कि पहले तो मैनिफेस्टेशन को आप सीधे साधे शब्दों में बता सकते हैं, एकदम सिंपल बेसिक। मैनिफेस्टेशन इज आपकी कोई इच्छा है, कोई चाहत है, और वो कोई ऐरी गहरी चाहत नहीं है, वो आपका सच में शिद्दत वाली चाहत है, जो आपका संकल्प बन जाए कि मुझे तो IPS बनना ही बनना है, मुझे तो एक घर खरीदना ही खरीदना है, मुझे तो ये पाना ही पाना है, बनना ही जो भी होगा ना। तो कोई ऐसी चाहत जो आपका संकल्प बन जाए, संकल्प मतलब इंटेंशनल डिजायर है ना। तो संकल्प को जब आप सिद्ध कर देते हो, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड द कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम संकल्प से सिद्धि तक की, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन ये नहीं होता कि आपने सोच के ख्वाबी पुलाव लिया और बोल दिया मैंने मैनिफेस्ट कर दिया। नो, मैनिफेस्टेशन इज द नेम ऑफ अ कंप्लीट प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी, फॉर एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में मैं सांस ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ, अंदर कोई काम चल रहा है, तो रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस, है ना। उसी तरह से अगर मैं बोलूँगी फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, ये एक प्रोसेस होती है, मैंने खाना खाया, अंदर पचा, ये हुआ है ना। ये तो नहीं हुआ ना कि मैंने मुंह में वो टुकड़ा डाला और मैं बोलूँगी डाइजेशन हो गई। डाइजेशन इज ए प्रोसेस, है ना। उसी तरह से मैनिफेस्टेशन इज ए प्रोसेस। तो मैनिफेस्टेशन का कोई साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल बेस क्या है, और आप अपने स्केप्टिकल क्लाइंट्स को कैसे बताते हैं, कन्विंस कैसे करते हैं? ये दुनिया उनकी है जो इसमें बिलीव करते हैं, जो बिलीव नहीं करते हैं तो उनके लिए कुछ और होगा। देयर आर सो मेनी साइंसेस ऑन दिस प्लैनेट, है ना। हर किसी के लिए सिक्खी तो नहीं है, किसी के लिए इस्लाम है, किसी के लिए क्रिश्चियनिटी है, किसी के लिए जुडिज्म है, किसी के लिए जैनिज्म है, भाई जिसकी जो कॉलिंग हो उस तरफ जाएगा। ये रिलीजन बेस्ड तो थोड़ी है। सिमिलरली मैनिफेस्टेशन जो होता है आपको इस लैंग्वेज में समझ नहीं आएगा, आप किसी और लैंग्वेज में किसी और तरीके से समझोगे, कहीं और होगा। अगर आपको यहाँ पे भरोसा नहीं बन रहा, आप स्केप्टिकल हो, आप रेडिकल हो, आप जो भी हो, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? कोई कुछ और ट्राई करो। अच्छा, तो आप उन लोगों से फिर डील ही नहीं करते, आप ये बोल रहे हैं? क्यों करना, क्यों करना? कन्विंस करने का काम है ही नहीं, जो भरोसा लेकर मैं कौन होती हूँ जो कन्विंस कर सकती हूँ? भाई कितने पहले आए जो बोल रहे हैं कि भैया जय माता दी, जय माता दी, जय जगदीश हरे, जय लक्ष्मी माँ, जो जय जयकार करवा रहे हैं आपसे। मैं भी तो वही कह रही हूँ कि भैया अगर कोई भी इच्छा सिद्ध करनी होगी तो शुक्राना करने हैं, ग्रैटिट्यूड करने हैं। अब जो लोग आपसे जय जयकार नहीं करवा पा रहे हो, मेरे कहने से थैंक यू क्यों करेंगे? अगर भाई आप देखो सिखिज्म में क्या बोलते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, है ना। वाहेगुरु मतलब वाह वाह, वाह हे गुरु। वाह वाह किसे कहते हैं? ग्रैटिट्यूड को, किसी की अप्रिसिएशन करना, किसी को पॉजिटिवली एड्रेस करना। हम कहते हैं नहीं, अभी आपने सूट पहना है, मैं बोलूँगी वाह वाह क्या सूट पहना है, मतलब मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ, है ना, पॉजिटिव कुछ बोल रही हूँ। मैं बोलूँगी वाह वाह आज बसला आप टाइम निकाल के आए पॉडकास्ट कर रहे हो, तो मैं वाह वाह जब बोलती हूँ, इट्स अ जेस्चर ऑफ पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड, इट्स अ जेस्चर ऑफ पॉजिटिविटी, है ना। पर मुझे इसमें ये लगता है कि हर वक्त कोई इतना पॉजिटिव रहे, ऐसा कॉन्शियसली करना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ही ऐसी है। मैं ये बोल सकती हूँ कि हर समय आप कंप्लेंट करो, हर समय आप बुराई में, नेगेटिविटी में रहो, ये हमारी ट्रेनिंग हुई है। आपने बोला हर समय पॉजिटिव रहना मुश्किल है, मैं कहूँगी कि हर समय नेगेटिव रहना क्यों मुश्किल नहीं है आपके लिए? क्योंकि दिन में ऐसी 10 चीज़ें हो जाती होंगी कि अच्छा ये हो गया, अब इसने ये गड़बड़ हो गया। दिस इज़ हाउ वी आर ट्रेन्ड, दिस इज़ हाउ आवर कंडीशनिंग हैज़ बीन सिंस एजेस, और हम ऐसे बन चुके हैं सबके सब। तो अब ये एक नया दौर शुरू हो रहा है जिसके अंदर लोगों को इस बात समझ आ रही है कि भैया मेरी ज़िंदगी में मेरा वांटेड भी मैं ये अट्रैक्ट कर रही हूँ और अनवांटेड भी मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ थ्रू माई ओन एनर्जीज़। एक मिनट के लिए समझो ना, आप क्वांटम लेवल पर एनर्जी हो, आप मॉलिक्यूल, टिश्यू, जो भी आप बोलते हो, एटम हो, वही हो, अणु जिसको हम बोलते हैं। देखने में हम सॉलिड दिख रहे हैं, ये हाथ दिख रहा है, बॉडी दिख रही है, माइक दिख रहा है, पर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे, हैवी ड्यूटी माइक्रो, तो ये सिर्फ एक वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी होता है एंड द क्वांटम लेवल। रादर ये एक्सपेरिमेंट सबको करना चाहिए, आजकल यूट्यूब पे ये एक्सपेरिमेंट्स दिखते हैं। तो मेडिटेशन का एक बेसिक टेक्निक आप बता सकते हैं, जो बस बेसिक 3 स्टेप या बहुत ही सिंपल, जो कोई अपने डेली बिजी रूटीन में कर सकता? सुबह उठते ग्रैटिट्यूड करो 5 चीज़ों का। हर कोई एक तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता, 10 बजे उठो, जिसे अमृत वेला कहते हैं। जब भी उठ रहे हो, जब भी आप रात को उठ रहे हो, सुबह उठ रहे हो, जब भी उठ रहे हो, तो 9-10 बजे, जैसे जो भी है, जैसे कुछ लोग रात में काम करते हैं, जब मर्जी उठो।
उठते ही बस 5 चीज़ ऐसी सोचो जिसके लिए यू आर ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बेड, जिस पर मैं इतना आरामदायक सो पा रहा हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ़ैन, जिसकी वजह से हम मुझे गर्मी में भी अच्छी हवा मिल पा रही है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हैंड्स, जो ठीक काम कर रहे हैं आज भी। मतलब there are 100 of things you can be grateful for. बट लाइक जैसे किसी को मैं आपके बहुत सारे उसमें सुन चुकी हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं लोग या करना चाहते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए है कि नहीं, मुझे नहीं। 10 करोड़ कमाना है या मुझे प्रमोशन चाहिए या कोई बहुत वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये हो वैसे गया है। वैसे वाले पोस्टर्स हिट हो जाते हैं। ऐसे आप भी, मुझे क्या पता है, आप भी ये लगा दो ऑफिस के बाद। वो है जान के ऐसे अट्रैक्टिव, जान के बट आपको खतरनाक। नहीं मिलते ऐसे लोग जो बोलते हैं कि हाँ मेरे को इतने पैसे कमाने लगूँ मैं, अब 2 महीने में मैं इतना पैसे कमा लूँ। तो पैसा कमाना तो अच्छी बात ही है। मतलब कि 1 करोड़ सिर्फ ये कि बस पैसा हमारा इतना, तो उसके लिए कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड हाँ, होता जैसे है। इसके अंदर चैप्टर 3 के बाद तो वही शुरू हो जाएगा ना आपका मैजिकल रिलेशनशिप, मैजिकल हेल्थ, मैजिकल मनी। अब जैसे मैजिक मनी आप 5वें चैप्टर पे आओगे तो वो बोलेगा आपको कि भैया, जैसे फॉर एग्जांपल है, जैसे कि अब ये असाइनमेंट ही होता है, तो मैं तो करती हूँ ना हर रोज़, तो मेरे पास होता ही है हर समय। तो उसमें ये बोलता है आपने ऐसा जिस भी कंट्री में आप रहते हो आपने वहाँ का नोट लेना है। जैसे मैंने 100 का लिया हुआ है और उस पर जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये बुक के थ्रू बताया हुआ है कि आपने, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, हिंदी में लिखते हैं सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे जीवन भर मिला है। अब इसको आपने दिन भर में अक्सर अपने हाथों के बीच में रखना है, क्योंकि मनी इज एन एनर्जी। ओके, अब हम मनी के एरिया में हमारी लाइफ में डार्कनेस क्यों आती है, अंधेरे क्यों आते हैं, स्केर्सिटी क्यों आती है? क्योंकि हमने बहुत सारी नेगेटिविटी दी होती है पैसे को, पैसे के बारे में चिंता की होती है, जलन किया होता है, डरे होते हैं पैसों के बारे में हम कहीं ना कहीं। तो अब वो कहते हैं अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो, तो आपने हाथों के बीच में रखना है और सिर्फ कहना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। और एक इंसिडेंस को सोचना है पास्ट में जाके, पास्ट सोचना है। पहला चैप्टर कि आप जब आपके पास पैसे नहीं थे पर किसी ने आपके लिए पैसे खर्चे हैं, तो जैसे मेरे फादर फॉर एग्जांपल, मैं बचपन में मेरे पास पैसे कहाँ थे, तो मेरे पापा ने मेरी फ़ीस के लिए पैसे दिए हैं, मेरे खाने पीने के लिए पैसे दिए हैं, मेरी मम्मी ने मेरे कपड़ों के लिए पैसे दिए हैं, जब मैं बीमार पड़ती डॉक्टर पे ले जाते तो डॉक्टर के पैसे दिए हैं। हम लोग कई बार ज़िंदगी में इतने स्वार्थी और कहते हैं ना इग्नोरेंट हो जाते हैं कि हमें, जब हमारे पास पैसा नहीं भी था तब भी हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, कोई तो कर रहा था ना, पर अब क्यों नहीं कर रहा? अब हमारे पास आज की डेट में अपने खाने के लिए खुद ही पैसे क्यों कमाने पड़ रहे हैं? कोई और क्यों नहीं हमारे को टेक केयर कर रहा? क्योंकि हमने उन मौक़ों के ऊपर थैंक यू करना भूल गए। दिल से अगर हम शुक्रगुजार होते, तो यहाँ पे बुक में एक बहुत प्यारी लाइन है, इफ़ यू आर थैंकफुल फॉर समथिंग यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट, एंड इफ यू आर नॉट थैंकफुल फॉर समथिंग और कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, इवन व्हाट यू हैव विल बी टेकन अवे। Even sometimes only taking things for granted is a kind of complaint, बिकॉज आप ग्रेटफुल तो नहीं हो ना उसके लिए। तो कई बार हमने अपने बचपन में कंप्लेंट की होती हैं, या हम कहते हैं पापा के पास ये नहीं है, हमें अच्छे स्कूल में नहीं भेजा, भाई जिसमें भेजने उसमें तो फीस उन्होंने दी है ना। तो आज की डेट में आपको अपने बच्चों की फीसें देने या आज अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? क्योंकि आपने तब कहीं ना कहीं पे शुक्राने करने आप भूल गए हो। सो आंसर्स टू ऑल योर फ्यूचर लाइज इन योर पास्ट। वो रेक्टिफाई किया जा सकता है। आप अपने सारे पाप धो सकते हो। एक इंसान के पास सबसे बड़ी नियामत ये है कि आप अपने पाप और पुण्य का हिसाब इसी जन्म में कर सकते हो। तो हाँ, पर ये जैसे इसमें एक बहुत प्यारी लाइन आती है, अगर मैंने कोई एक गलती करी, फॉर एग्जांपल मैंने आपका शुक्राना किया, तो ये मेरा एक अपवर्ड यानी ऊपर जाने का एक स्टेप होगा। पर अगर मैंने आपकी एक कंप्लेंट करी, तो मुझे इस करंट लेवल से ये मुझे 10 कदम पीछे ले जाएगा। एक पाप धोने में आपको 10 पुण्य करने होते हैं। नॉट डूइंग डोमेन, बीइंग डोमेन, अंदर की तरफ से। लोग बाहर कर रहे होते हैं, वो तभी रिजल्ट नहीं मिलता। तो वो कैसे करना है, इसका चैप्टर नंबर 7 आपको बताता है कि कैसे करना है। तो ऑल दीज थिंग्स जो भी आप बातें कर रहे हो, देखिए बातों का अंत नहीं हो सकता है। क्योंकि ये क्वेश्चंस तो अनरिजॉल्वड ही रहेंगे ना जब तक आप इसको कहते हैं ना, हाथ खंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो 33 दिन निकाल लो अपनी लाइफ से, 33 डे लगेंगे आपको पूरी बुक कंप्लीट करने में। और फ्री बुक है, डाउनलोड करो, करके देख लो एक बार। 33 डेज की प्रैक्टिस है जो कंटिन्यू करते रहेंगे डेली। आपको अगर एक दिन भी स्किप करोगे आप, तो फिर डे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो यू कांट मिस एनी स्टेप। इट्स लाइक ए चिलिया। जैसे हाँ, चिलिया होता है 40 दिन का। 40 दिन का होता है, 33 दिन का समझो चिलिया है। आप एक दिन भी मिस करोगे, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आप जब लगता है हाँ मैं अपने जीवन में कुछ जादू देखना चाहती हूँ, 33 दिन अपने जीवन का 1 घंटा ही रोज लगता है मैक्सिमम। आप एक चैप्टर पढ़, खुद करने में तो स्किप हो जाते हैं। बेटर यू स्टार्ट इन अ ग्रुप। अपनी 4 फ्रेंड्स को ग्रुप बना लो, चारों इकट्ठे मिलकर कर लो। आप लोग ग्रुप सेशंस भी कराते हैं? हमारे यहाँ तो ग्रुप्स ही होते हैं। अच्छा, ग्रुप्स ही होते हैं। जैसे शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन नाम से पेज है, तो वहाँ पे हर महीने की 1 और 15 तारीख को ग्रुप स्टार्ट हो जाता है।
तो लोगों का ये मानना है कि ग्रुप में रह के रेगुलरिटी ज़्यादा अच्छी रहती है और लोगों के बाकियों के क्वेश्चन आंसर सुन के क्लैरिटी भी अच्छी आ जाती है, कैसे करना है, क्या करना है। और किसी और के जीवन में अगर रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं तो अगले को भी हिम्मत बनती है कि हाँ इसके तो हो गए। कई लोगों को 2-2 दिन में आ जाना है। अभी बुक शुरू की थी 2 दिन में, तब उन्होंने होमवर्क ढंग से किया, जो भी समझा होगा, तो पॉजिटिव एनर्जी आपने बनाई अपने लिए, तो आपका मैग्नेट पॉजिटिवली चार्ज हुआ। तो अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इसको ना, और आप आभा मंडल समझ लो, तो ये नाम होते हैं। अगर आप मैग्नेटिकली पॉजिटिव हो तो आप क्या चीज़ अट्रैक्ट करोगे? मैग्नेट पॉजिटिव है तो क्या अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव। तो आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है, बट एवर यू आर अट्रैक्टिंग इट विल चेंज इन योर लाइफ। तो लोगों को गुड रिजल्ट्स आने बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। कोई ऐसे होता है कि जिसको बिल्कुल इतना करने के बावजूद भी रिजल्ट ना मिले? है कामचोर, उसका क्या कर सकते हैं? मगर आप ये बोल रहे हैं कि जो भी अच्छे से करेगा उसको मिलेगा ही मिलेगा। अरे बाबा, तुम मुझे बताओगे कि अगर सपोज आपने बोला मुझे 10,000 कमाने हैं, हाँ, और आज भी 0 पे हो फॉर एग्जांपल, और आप मेरे को बोलो कि 5 दिन बाद कि भैया मेरे को 5 रुपये मिले, तो मैं कहूँगी हाँ तूने प्रैक्टिस 5 रुपये की है। अगर आप बोलो 500 मिले तो तेरी प्रैक्टिस मुझे 500 रुपये मिल गए। अगर बोलो मुझे 5 लाख मिल गए, ऐसे भी होते हैं लोग, सोच के आते हैं मैं 10,000 कमाना है और कमा लेते हैं 5 लाख। भाई तेरी प्रैक्टिस ही इतनी जोरदार थी, तूने चीज़ को समझा, सीखा, फिर जो भी ज़िंदगी में उतारा, जो भी रिजल्ट आते हैं उनकी प्रैक्टिस से आते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे होते इसके अंदर। आपको लगता है कि आजकल जैसे ये मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली तो कर रहे हैं बहुत सारे लोग, बट मैनिफेस्टेशन कोचेस इतने सारे हैं कि यही नहीं पता है लोगों को कि किस पे यकीन करें, और ये एक बिजनेस बन चुका है। हाँ, क्या फ़ायदा इन बेकार की बातों का? अपने आप से करो। पहले तो एक मूवी देखो, मूवी का नाम है द सीक्रेट। द सीक्रेट इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी। उस मूवी को देखो, एक बार नहीं 5-6 बार अकेले में बैठ के बिना डिस्ट्रैक्शन के आराम से देखो। उसको देख के तुम्हें समझ आ जाएगा। अगर तुम इसको बिलीव करते हो तो फिर इन चीज़ों में आगे बढ़ना। और ये मुझे आपको नहीं लगता कि बिजनेस जैसा बन गया है ये? तो कोई आपको ड्रग्स थोड़ा बेच रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं आपके साथ वो? तो बाकी बिजनेस से बेटर। बेकार की बातें कर रहे हो, मतलब क्या बेच रहे हैं आपको? असला बारूद ड्रग्स बेच रहे हैं। तो कुछ लोग तो जैसे तो आप क्या बुराई पे भी कर रहे हैं तो कर रहे होंगे, तो किसी को फायदा हो रहा होगा तभी तो लोग जा रहे होंगे ना वहाँ पे, तो करने दो। ये ट्रेंड में कैसे आ गया मैनिफेस्टेशन एक ट्रेंड? क्योंकि ये तो आपने बोला ना भगवत गीता में भी लिखा है। जिन्होंने भागवत गीता नहीं पढ़ी तो उनको देखो, मैं आपने रामायण देखी है? रामायण बचपन, मुझे पता नहीं आपकी एज क्या है, हमारे जमाने में आती थी रामायण। वो राम जी आते थे, राम रावण का युद्ध होता, और राम जी ऐसे करते थे रथ पे खड़े होकर ना, हाथ में यूं करते थे, कुछ मुंह में एफर्मेशन करते, मंत्र जपते थे, और यहाँ पे वो तीर ज़्यादा प्रकट हो जाता था, है ना। तो ये क्या हुआ, उन्होंने मुंह से कुछ एफर्मेट किया और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस पूरी हुई और यहाँ पे वो तीर प्रकट हो गया। तो मैनिफेस्टेशन तो राम जी भी करते थे। वो बहुत ही फास्ट था ना, वो ऐसा तो इस युग में नहीं, इस युग में भी सेम है। जो जिसकी प्रैक्टिस देखो, राम जी जब तप संयम करने के बाद उस प्रैक्टिस में आए हैं, है ना। कितने तपस्याएं की इन लोगों ने, पूरा दिन भर धुनी जमा के बैठे रहते थे। फॉर एग्जाम्पल रावण है, अब उसको ब्रह्मा से ब्रह्मास्त्र चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैनिफेस्ट करेगा वो। अब वो क्या करेगा, वो चुपचाप अपनी समाधि लगाएगा और ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, वो तब तक जपता ही रहेगा। कब तक? जब तक कि ब्रह्मा खुश ना हो जाए। यहाँ पे ऐसे ऐसे कामचोर बैठे हुए हैं, ना जप करना है, ना तप करना है, ना संयम है इनके अंदर। संयम मतलब हैविंग पेशेंस, कि भाई जब मिलेगा तभी मिलेगा, जब ब्रह्मा खुश होगा तभी तो देगा ना। अब तुम लक्ष्मण से कुछ चाहिए, लक्ष्मण खुश तो करो पहले, उनको खुश करे। मुझे मिलेगा कब? इनको पहले पता चलो मिलेगा कब। भाई मिलेगा तब जब वो खुश हो जाएगा। पापा भी तुम्हें तभी देते हैं खुश होकर जब वो खुश होते हैं, कोई चीज़ देनी होती है। तो आपको उन एनर्जीज़ को पॉजिटिवली कैसे आपने गुड फीलिंग में लेकर आना है, ये सीखना ज़रूरी है। उसके बाद तो अब जो बोलो ऐसे होना, मतलब मेरे साथ लाइफ में कितनी बार हुआ है कि मैं यूँ बोलती थी और यूँ हो जाता था। मतलब कई बार तो मैं ही डर जाती थी कि भाई ध्यान से बोल। कोई ऐसा एग्जाम्पल कि आप अपने आप को किस चीज़ का मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट बोलें? कोई इसमें भी कोई एरिया एक्सपर्टीज होता है? पैसा। मेरी लाइफ में पैसा, आई थिंक द मोस्ट easy and comfortable thing I've seen is money. Money is very beautiful क्यों? Money is tangible. आप रिश्तों में खुशी को नाप नहीं सकते हो, आप सेहत को भी शायद नाप सको, अब तो आ गई है रिपोर्टें वगैरह, परंतु पैसा ऐसी चीज़ होती है आप फट से नाप सकते हो कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर घट रहा है तो ऑब्वियसली प्रैक्टिसेस उल्टी जा रही हैं, अगर बढ़ रहा है तो मतलब मैं ठीक प्रैक्टिस कर रही हूँ। और तो आई थिंक मेरे हिसाब से मनी, कई बार लोग कहते हैं मनी माइंडेडनेस ऐसे बोलते हैं, मैं मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट मनी बहुत कुछ है दुनिया में। पैसा अगर आपके पास है, आप सब कुछ नहीं है आपके लिए, पर काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट कर देता है ये। आज मैं आपके साथ बैठ के बातें कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, मतलब मुझे कोई दिमाग में बैकलॉग थोड़ी ना है कि मैंने कोई काम करना है या मेरी कोई सैलरी आनी है या कोई मेरे को प्रॉफिट आना है, आई हैव एनफ मनी।
तो आपने पैसा इससे मैनिफेस्ट किया है, मतलब आपके लाइफ में जो मेकअप आर्टिस्ट पैसा आपको पता है कितने हैं दुनिया में? कितने हैं पता है आपको? मतलब नंबर मतलब हर गली में 6 मेकअप आर्टिस्ट हैं। अब तो बहुत ही ज्यादा है। तब भी थे। जब मैंने पार्लर खोला था शोक विहार में, उसमें 32 पार्लर्स थे, 32 32 सबके सब रिनोन्ड पार्लर्स थे। तब तक तो आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट भी नहीं हुई थी। मैं तो कुछ भी नहीं थी। तो मेरे जितनों ने मेरे साथ काम शुरू किया था, जो मेरे साथ ही कोर्सेज में थे, तो मेरे से बेटर आर्टिस्ट थे, जो आज की डेट में भी वो डेंटल के लिए कई बार स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने अपना घर नहीं बनाया, और मेरे 8 घर हैं। 8 घर हैं आपके? मेरी प्रॉपर्टीज है, तो मतलब मेरे अपने खुद से कमाई है। तो ऐसा बोलते नहीं कि आप अगर ये कर रहे हैं तो इससे कोई सुख होगा आपके जीवन में, आप उसके लिए कर रहे हैं, एक शांति के लिए कर रहे हैं, या फिर पैसे के लिए कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है? पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही है, कि मतलब उसकी आपने बोला था ना कि कोई लिमिट नहीं है जिसे आप पैसा ऐसा हो जो, देखो 2 तरह का पैसा होता है। एक होता है पैसा जो आपकी नींद उड़ा दे, एक होता है ऐसा पैसा जो आपको सुकून की नींद दे जाए, कि मेरे पास है और मेरे को बड़ी मजे की नींद आ रही है, तो उसको कहते हैं डिवाइन मनी। पैसा कमाने का भी तरीका होता है, आप पैसा कमा रहे हो, ये पैसा दे रहे हो, ले रहे हो। जैसे जापानीज प्रोवर्ब है, आरिगातो इन आरिगातो आउट। जब भी पैसा किसी को दे रहे हो, आपने पहले ग्रैटिट्यूड करना है, फिर देना है। जब भी पैसा ले रहे हो तो लेते हुए पहले ग्रैटिट्यूड करना है। मतलब ये हम सिखाते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को। विद इन 1-2 मंथ्स उनकी ज़िंदगी में इतने कमान के मतलब चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने मैनिफेस्ट की हैं, जो 8 आपने बताया? जैसे गुड़गांव में मैं हर किसी की स्टोरी है अपनी अपनी। जैसे गलेरिया मार्केट के सामने है हमारा, तो मतलब हर एक चीज़ की स्टोरी है। मैं वहाँ पे क्या करने गई थी, मैंने क्या विजुलाइज किया था, मैंने क्या सोचा था, साउथ एक्स की मार्केट में मैं क्यों खड़ी थी, मैंने क्या सोचा था। मतलब हर किसी के पीछे एक स्टोरी है विजुलाइजेशन की। और आप मतलब ये सृष्टि का कमाल ही यही है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ इंसिडेंटली या कोइंसिडेंटली नहीं हो रही है, अनटिल अनलेस समवन विल्स फॉर इट। ये बुक बोलती है, मैं नहीं बोल रही, बुक में लिखा हुआ है। तो मतलब विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और ग्रैटिट्यूड, इसमें से, इन तीनों में से सबसे इफेक्टिव प्रैक्टिस कौन सी है और क्यों? काम करती हैं तीनों एक साथ होना चाहिए। ये प्रैक्टिस मतलब ये इकट्ठा ही होता है पैकेज सारा का सारा। जब आप इस बुक को करोगे तो उसमें बोलेगा विजुलाइज करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, एफर्मेशंस लिखनी है, मैनिफेस्टेशन के भी रूल्स होते हैं, लिखना, बोलना, सोचना, मिरर वर्क करना, सब लिखा हुआ है। अब आप यहाँ तक पहुँच गए, एक पॉपुलैरिटी भी है, सब लोग आपको जानते हैं, बट आप इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, शाहरुख खान के साथ काम कर चुके हैं। ऐसा मैंने मेकअप नहीं किया है, बट उनका रह चुके हैं, उनका हो चुके हैं। तो उसके बाद आप कभी ग्लैमर मिस नहीं करते अपने लाइफ? नहीं, ऐसा क्या मिस करने वाला क्या है उसमें? होता है ना कि एक दिमाग में आता है कि वो एक लाइफ थी, ग्लैमर था। एक जैसे कोई इंसान खाना खा, रोटी, आपको भूख लगी है फॉर एग्जांपल, आप भूखे हो, आप 2 रोटी खाओगे, 3 रोटी खाओगे, 4 रोटी खाओगे, 5 रोटी खाओगे, एक टाइम आएगा आपको बस और नहीं खाना। मैं आपको कहूँगी नहीं बहुत स्वाद है और खा ले, बहुत स्वाद है और खाएगा, आप एक बार और खा लोगे, फिर भी आप बोले नहीं अब तो बिल्कुल नहीं खा सकती मैं, क्योंकि पेट भर गया है। तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरतों का, भूख का पेट भरता है, लालच का पेट नहीं भरता कभी भी। अगर मैं आपके पास पैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको पैसे चाहिए, 1 लाख चाहिए, मैंने 1 लाख दे दिया आपको, आप कहोगे ठीक मैं एक और ले लो, आपको दे दो। तो आप बोले कि वो लेवल चखना ज़रूरी है टू रीच दिस पॉइंट। अगर आप किसी भी चीज़ में सेटिस्फाइड हो गए हो, आपकी भूख ख़त्म हो गई है, तो हो गई है। मतलब मैनिफेस्टेशन की दुनिया में ऑलवेज टीच, यूनिवर्स विल ऑलवेज फुलफिल योर नीड बट इट विल नेवर फुलफिल योर ग्रीड। तो लोगों को ये बाइफर्केशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये आपकी नीड है कि ग्रीड है, और उसके लिए ये रोशनी में आना ज़रूरी होता है। अपने अंदर की रोशनी में आपको पता चल जाता है ना। तो मतलब हाँ, वो उस समय की भूख थी, तब मुझे शाहरुख खान से मिलना था, तब मुझे अमिताभ बच्चन जी से मिलना, सलमान से मिलना था, अक्षय से मिलना था, मुझे परमात्मा से मिलना है, मेरी मर्जी। तो मेरी इच्छा बदल गई है। जैसे आज के उसमें आप देख रहे हैं कि फिल्म स्टार्स से लेकर क्रिकेटर्स, हर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है ना। और अरे बाबा, ये पहले भी चल रहा था, लोगों ने आजकल रील्स ने, वीडियोस ने इस चीज़ को ज़्यादा फेमस कर दिया है। पहले भी मैं करती थी, अब आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हो बैठकर, ये थोड़ी ना कि वहाँ पर मैंने नहीं किया होगा सब कुछ यूज़। तो समझिए ये चीज़ ऑनलाइन की वजह से ज़्यादा रोशनी में आ गई है। और ये भी ज़रूरी है कि आए, ये भाई लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि भाई इसके पीछे, मतलब वो भी तो कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ या मैं जस्ट एक नॉर्मल ग्रेजुएट भी नहीं थी तब। तो मैं, अगर मैं सब कुछ पा सकती हूँ तो आप भी पा सकते हो। आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके जो ग्रुप है, क्योंकि आप देखिए जेनजी में जो है इतना ज़्यादा आजकल डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी होते हैं स्टूडेंट्स को, यंग अडल्ट्स को। तो आपके पार्टिसिपेंट्स में कोई जेनजी आते हैं? क्योंकि वो
1 मिनट में उनका पेशेंस लूज जाती है कि हमें अभी चाहिए, ये चीज़ अभी चाहिए, और उसके बाद एकदम से डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं मेंटल पीस या मेंटल हेल्थ के लिए? नंबर एक तो हाँ, हमारे पास हर तरह के एज ग्रुप होते हैं, हर तरह के है, अलग-अलग आपके पास सेशन। जेन ज़ी हाँ, पार्टिसिपेंट्स हाँ, आते हैं? क्योंकि मैं आपको एलियन लगती हूँ मतलब मेरे पास जेन ज़ी क्यों नहीं होएगा? है मतलब आपके पास अरे वो? हमारे पास 6-7 साल के बच्चे भी आते हैं, उनके अलग के किड्स के अलग ग्रुप चलते हैं, मिलेनियल्स के अलग चलते हैं, जेनजीस के अलग चलते हैं, और जो बहुत ज़्यादा जो बुजुर्ग, अपने से आए हो? तो मैं क्या पकड़ के लाऊंगी उनको? नहीं, जैसे बच्चों को तो पेरेंट्स ला सकते हैं, नहीं, नहीं, 6 खुद ही साल। आते हैं। बट जो जेन ज़ी, जो अपने दिमाग से कि हाँ अगर हमें ये इफ यू आना मीट है। माय डॉटर एंड माय सन इन लॉ ना, दे आर जेन ज़ी, दे आर इन दैट एज कैटेगरी, तो उनके जितने भी सेशंस होते हैं उनमें सारे मोस्टली स्टूडेंट्स जेन ज़ी हैं। वो जेन ज़ी ऑब्वियसली मेरे साथ नहीं आते तो आप क्या देखते हैं कि उनका क्या प्रॉब्लम है बेसिकली? मुझे लगता है उनमें नहीं प्रॉब्लम आप में है, जो बोल रहा है कि उनमें प्रॉब्लम है। मतलब उनको क्या लगता है कि उनकी क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इतने कमाल के बच्चे हैं वो। हाँ, जो कमाल। इतने मतलब हम जैसे जो हमारी एज के लोग हैं, हमें जो करने में 10 घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं, उन बच्चों का इतना फास्ट वर्किंग है, मेंटल और they are फिजिकल very जो भी है, fast. वो 4 घंटे में काम कर लेते हैं। अब वो 4 घंटे में काम करके खाली बैठा है बंदा, क्योंकि उसका काम तो हो चुका है। अब हम जैसे मनहूस लोग आते हैं जो कहते हैं तुम हो काम चोर, तुम उन्हें ठल्ले, तुम साथ में कुछ करते हो, साथ में फोन पे लगे रहते हो, तो कसूर उन बच्चों का थोड़ी ना है, कसूर तो इन जैसे लोगों का है, जो उनसे पिछली जनरेशन है, जो समझ ही नहीं पा रही है उनका। देखिए हम लोगों ने अपना, हमसे भी पिछले वाली, चलो उससे बात कर लो ना, वो उनका जीवन का मकसद क्या था? एक दिन बंगला बड़े न्यारा, उनका पूरी जिंदगी ऐसे बीत जाती थी कि एक दिन हम अपना घर बनाएंगे, एक दिन हम अपनी गाड़ी खरीदेंगे, है ना। अब हमारी वाली जनरेशन ने क्या किया कि घर बंगला गाड़ी तो चलो मेरा बनाया मिल गया, छुट्टियां कर लेते हैं, अपने पसंद के काम कर लेते हैं। अब वो हमसे आगे वाले आए हैं, उनको घर भी बना बनाया मिला है, गाड़ियाँ भी बनी बनाई मिली है, काम भी उनको बने बनाए मिल गए हैं। समझो तो सही, वो जो जिस घर में पैदा हो रहे हैं, जहाँ पर ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट उनको अवेलेबल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कई बार मैं समझाती हूँ लोगों को, कई बार मेरे बेटे को कई लोग बोल देते हैं कि भाई हमने तो इतना काम किया, ये देखो कितना आज के लाड साहब है। लाड साहब नहीं है ये, हर कोई अपने कर्मों का खा रहा है, समझो पहले इस बात को। अगर मैंने पीछे काम करके आई हूँ तो मेरे को आज छुट्टी मिलेगी, अगर मुझे आज काम करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं पीछे काम कम किया है। सर्कल है ना, ये कार्मिक सर्कल्स होते हैं। अगर आज कोई बंदा अपने, उसको सब कुछ बना बनाया मिला है, घर बंगला गाड़ी, लोग उसको ताना मार रहे हैं कि तो सब कुछ बना, अरे बाबा ये बना बनाया इसलिए उसको मिला है क्योंकि सब कुछ ये पिछले जन्मों में बना चुका है। यू कैन नॉट हैव एनीथिंग जिसका आपने सीडिंग ना की हो। तो इनको सब कुछ बना बनाया इसलिए मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि भाई एक बच्चा अगर 5वीं क्लास की पढ़ाई कर चुका है, 8वीं क्लास की पढ़ाई कर चुका है, 10वीं की पढ़ाई कर चुका है, तो 12वीं में तो आएगा, 11वीं 12वीं में एडमिशन होना चाहिए ना उसका। तो वो अपने जीवन की मूलभूत ज़रूरतों के ऊपर जितना काम करना था अपने पिछले जन्मों में करके आए हैं। ये वाली जनरेशन समझदारी से करके आई है। अब इनको अपने पैशन को फाइंड आउट करना है, खाली अपने पर्पस ऑफ लाइफ। अब अगर मैं आपको बोलूं पर्पस ऑफ लाइफ को फाइंड आउट करो, और आपके घर में 2 बच्चे हैं, आपके घर में पति है, आप किराए के घर पे रहते हो, तो पहले तो आप किराए के घर का किराया देने के लिए सोचोगे कि पहले अपना पैशन ढूंढना बैठ जाओगे? भाई किराए का घर का किराया नहीं दोगे तो बाहर निकाल देगा महीने के एंड में वो। तो आपकी तो बेसिक ज़रूरतें ही पहले फुलफिल होनी ज़रूरी है ना भाई, घर होना चाहिए, बच्चों की फीस देनी है वगैरह वगैरह। अब ये जनरेशन जो है सारे के सारे टंटे निपटा के आई है अपने पिछले टाइम्स के अंदर, इन्होंने कर लिए हैं वाले काम। अब इनके पास पैसा, मूलभूत जरूरतें सब ऑलरेडी सॉर्टेड है इनकी। तो अब क्या करना है? इनको सिर्फ फोकस चाहिए अपने पैशन के लिए। अब कमाल की बात यह है कि पैशन पे फोकस करने के लिए जो फोकस चाहिए, अब उनको उस फोकस की ज़रूरत है खाली, और वो फोकस इनको एक बार मिल गया। ये वो जनरेशन जो सतयुग लेके आएगी, ये वो हमें अंधेरों से रोशनी में ले जाने वाली जनरेशन। अभी कुछ दिन पहले कोई कॉकरोच चल रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी, भगवान जाने क्या था, लोगों को लगा ये वो। मैंने कहा पहले तो कॉकरोच वर्ड समझो 1 मिनट के लिए। कॉकरोच में कॉक किसे बोलते हैं? मुर्गे को। मुर्गे को बोलते हैं ना, कॉक एंड हैन में, हैन मीन्स मुर्गी, कॉक मीन्स मुर्गा। मुर्गा कौन होता है? जो सुबह बांग फटते ही, जब सूरज की पहली रोशनी गिरती है, सबसे पहले जिसकी आवाज़ आती है वो मुर्गा, जो सुबह और रोशनी के आने का आगाज़ का सबसे पहले जो कहते हैं ना आगाज़ करता है, तो वो रोशनी की बात कर रहा है। रोच किसे कहते हैं? कीड़े को, जो कि अंधेरे में रेंग रहे होते हैं, अंधेरे में रह रहे होते हैं। तो कॉक मतलब रोशनी का आगाज़, रोच मतलब अंधेरे का। तो जो अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने का टाइम आ गया ना, ये उनकी पार्टी है। ये हमें अंधेरों से रोशनी में लेके आपको लगता है जाएंगे। ये पार्टी चलेगी? पार्टी चले ना चले, मिलेन ये जेन ज़ी चलेगी, जेन ज़ी चलेगी 100%।
ये तो हैं जो सत्यों का आगाज करेंगे, ये आगे लेके जाएंगे, इनको बस एक फोकस की जरूरत है, इन्हें बस एक बार रोशनी मिल गई ना, ये अपने आप अपना रास्ता बना जाएंगे सीधा करते हुए। और कई लोग बोलते हैं कि ये ऐसे है वैसे है, तुम अपना सोचो, तुम्हारे पीछे तो देखो अपना, तुम बड़े अलाइव, तुम बड़े धुरंधर हो कोई तुम अपनी हालत देखो पहले। तो आई मीन इन एवरी जनरेशन देयर इज अ गैप, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वट एवर द फ्यूचर इज कमिंग इज फुल ऑफ ब्राइटनेस, फुल ऑफ लाइट, एंड आपका काम तो ये है इनको ब्लेसिंग्स दो कि अपनी रोशनी में अपने खुद के फोकस को ढूंढ पाए और अपने आप को सही केंद्रित करके आगे ले जाएं। तो आई थिंक ब्लेसिंग्स एंड ग्रैटिट्यूड इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एज वेल। एक बात जानने के लिए मैं बहुत क्यूरियस हूँ, हालांकि वो हमारे थोड़ा Last सा question है हमारा। हाँ ये लास्ट डाइग्रेस कर रही हूँ मैं थोड़ा सा, जो पहले पूछना था एक्चुअली बातें दूसरी तरफ चले गई। आपने अमृत छका, अब ये इसका बुक में तो ये इसका पार्ट नहीं है, बट स्टिल बाल जो है ना वो सुंदर, यू फ्रॉम द ब्यूटी इंडस्ट्री और आप हेयर ड्रेसर थे, वो सुंदरता का सबसे क्रूशल एस्पेक्ट होता है स्पेशली फॉर वुमेन। उनको हमेशा ढक के रहना ये एक त्याग है मेरी नज़र में एटलीस्ट। तो ये त्याग करना नहीं, आपको किसने बोला कि बाल देखिए पुराने मतलब इस तरह से रहना, तो ये मोटिवेशन इज ये व्हाट मेड यू टेक दिस स्टेप, मतलब ऐसा ये इंस्पिरेशन तो बालों को आप समझो ना, तो केश रहत मर्यादा प्रॉपर बुक होती है। तो बाल क्या होता है, इंसान जब अपने जिंदगी में अपनी एनर्जी बनाता है, एनर्जी समझते हैं आप में एनर्जी है ना, कुछ एनर्जी तो आपकी यूज़ हो रही है, जैसे डाइजेशन में यूज़ हो रही है, रेस्पिरेशन में यूज़ हो रही है, एक्सक्रीशन में यूज, जो भी हमारी बॉडी चलाने में जो एक्स्ट्रा एनर्जी बनेगी बॉडी के अंदर, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, वो कहाँ स्टोर होती है? कहाँ स्टोर होती है? आपने कभी वो देखी है इलेक्ट्रिसिटी देखी है आपने? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ स्टोर होती है? आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी अभी के लिए समझ लो ना, आपने बल्ब जलाया है ना, अब बल्ब जैसे ही आपने बटन ऑन किया तो पीछे से ढप करके एनर्जी आई है। ये थोड़ी ना कि पहले एनडीपीएल के किसी पावर हाउस में से एनर्जी लाएंगे फिर आपका बल्ब जलाएंगे, तो बीच में एनर्जी कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड है ना। तो एनर्जी कहाँ स्टोर्ड है? तो उसमें वायर्स में स्टोर्ड है, एटम सब जगह में नहीं, वायर्स में कॉइल्स में स्टोर्ड होती है। तो वायर्स में तो एक पतली पतली तारें होती हैं जिसके अंदर कॉपर वायर्स होती हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी तैयार बैठी है, जब आपको चाहिए ले लो, है ना। तो वो वायर्स में स्टोर्ड है। वैसे ही हमारे शरीर में जब हम एनर्जीज पे काम करते हैं तो हमारे जो हेयर होते हैं वो हमारी एनर्जी के स्टोर हाउस होते हैं। तो आपने कभी नोट नहीं किया, सर्दियों में आपके बाल एकदम से स्टैटिक हो जाते हैं, आपने थोड़ी कंघी मारी उड़ना शुरू हो जाते हैं, क्या मतलब? इसको स्टैटिक एनर्जी बोलते हैं। स्टैटिक एनर्जी काम कर रही है उस समय। तो अगर आप कोई भी पुराने ज़माने में क्या होता था, जब लोग दुखी होते थे ना, आपने नोट नहीं किया होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैकई दुखी है, कैकई दशरथ की वाइफ जो है उनकी वाइफ है ना, तो वो दुखी है, या फॉर एग्जांपल द्रौपदी ने कह दिया था कि जब तक ये नहीं होगा मैं केश नहीं बांध। तो जब आपको नेगेटिव एनर्जीज होती थी तो वो अपने बालों के ऊपर अलग तरह से काम करते थे वो लोग। और आप बाल खोलना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी उस ज़माने में। उस ज़माने में आपको गाने तक ऐसे बनते थे कि जुल्फ खुल जाए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो औरतें नॉर्मली जूड़ा बना के रखती थी या चोटी बांध के रखती थी। ये जो आजकल औरतें बाल खोल के घूम रही हैं, इनको पता भी नहीं अपने साथ क्या कर रही हैं ये। अच्छा, अभी मुझे रियलाइज हो रहा है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप अपने साथ क्या कर रहे हो, कि मतलब बाल खोलने का एक ओकेजन या पर्पस होता है। जैसे आप किसी को मंत्रमुग्ध करना चाहते हो या आप किसी के साथ यू हैव एनर्जी, वो एनर्जी कोई भी हो सकती है। तो बाल आपके एनर्जी को सर्कुलेट करने के एक तरह के एक चैनल्स होते थे। एनीवेज, तो अभी भी जैसे आपने सुना होगा ऋषि मुनियों के जटाधारी होते हैं सब के सब। ये थोड़ी ना कि सिक्खी में केशधारी है। अगर आप समझो मॉन्क्स होते हैं पूरे बाल मुड़वा देते हैं, जैनिज्म के अंदर पूरे उनको सिर्फ मुड़वे मतलब पूरे हटवा देते हैं बाल। क्यों? वो तो अपने एक एक बाल नोच नोच के हटवाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनका पर्पस ही अलग है, वो स्टोरिंग के अंदर जाना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पर्पस ही अलग है। और जितने भी हिंदुइज्म के अंदर ऋषि मुनि हैं, संत है, महात्मा है, ये सब के सब केशधारी होते हैं। इवन आप नॉर्मल अर्बन लाइफ में भी होते होगे ना, तो भी आपने ब्राह्मणों की यहाँ पे बूदी देखी होगी कि बाकी सब वो हटवा देते हैं पर एक बूदी अपने ज्ञान के लिए रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी ले रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी, वो उसका चैनल है, उसको स्टोर कर रहे हैं वो उसके अंदर। अब नाउ सेइंग दैट हम ये बातें कर रहे हैं पर ये अपने आप में बहुत एलैबोरेट टॉक होता है। तो वंस यू रियलाइज ये बाल आपको बाहरी खूबसूरती तो दे ही रहे हैं पर अंदरूनी खूबसूरती में भी यही काम आएंगे, then you realize it. And it's not because I am saying it, you will find out whenever the time will come. And then मुझे कोई बोल दे कि भाई तुमने बाल नहीं कटाने, मैं तो अपना संभाल, मेरा पूरा करियर ही यही था, तभी कलर करना। अब कलर क्यों नहीं करना, केमिकल क्यों नहीं करना, बाल वो मेरी रियलाइजेशन है। आई विल नेवर सजेस्ट टू इवन माई डॉटर, क्योंकि उसकी लाइफ, उसका रास्ता वो अपना ढूंढेगी। ये मेरे लिए काम करता है, तो आई एम रादर प्राउड ऑफ इट।
सो ये इंस्पिरेशन था. देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, बट टू डू बट नॉट. आपके कहने से थोड़ा ना मैंने सिर ढक लिया है. दैट्स व्हाट आई हाँ, वांटेड. वो कोई भी नहीं करता जब तक कि आपको अंदर से समझ नहीं आ जाता. आपको दिमाग क्यों मिला है? समझने के लिए. ढूंढो रास्ता, समझो. एंड यू आर हैप्पी. आई एम ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थोड़ा सा लंबा हो गया बट थैंक यू. थैंक यू सो बहुत मच. बहुत शुक्रिया इस प्यारी मुलाकात के लिए, इस प्यारी वार्तालाप के लिए. एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स. अपने सपने देखें और उस तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिस में बने रहें एंड अपना जीवन सफल करें. थैंक यू. सो यू हर्ड हर एंड आई एम श्योर आप बहुत सारे लाइफ लेसन्स पिक कर सकते हैं इस कॉन्वर्सेशन में, और बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके लाइफ में बहुत कुछ वो मैनिफेस्ट करने में जो आपने अभी तक सिर्फ सोचा है. Please do watch, like, share and subscribe to TDM Manthan. Thank you for watching us.